हाँ जी, सो वेलकम टू द टर्बो रिवीजन ऑफ टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन चैप्टर। नवंबर 24 के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप नवंबर 24 का डीटी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप जो है रिवीजन कर सकते हो हमारे साथ साथ। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन है। वहाँ पर आपको जो है ई बुक मिल जाएगी। अगर आपको जो है ये बुक की हार्ड कॉपी परचेज करनी है तो भी आप जो है परचेज कर सकते हो, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अच्छा, टैक्सेशन ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन अपन पढ़ेंगे इक्वलाइजेशन लेवाई के बारे में। इक्वलाइजेशन लेवाई क्या होती है? इसके अंदर दो सेक्शन है, एक सेक्शन 165 है और एक है 165 ए। सबसे पहले देखते हैं 165 क्या होता है। देखो, कोई भी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, क्या कर रहा है, बिजनेस से प्रोफेशन कर रहा है, या फिर कोई भी नॉन रेसिडेंट जिसका इंडिया में क्या है, पी है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है, वो किसी नॉन रेसिडेंट बंदे से क्या करा रहा है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करा रहा है। तो उस पर हमने ऑब्लिगेशन डाली है कि भाई तू जब भी पेमेंट करेगा तुझे क्या करना पड़ेगा, 6% टीडीएस की तरह ईएल काट के, इक्वलाइजेशन लेवाई काट के सरकार को जमा कराना पड़ेगा। तो ईएल एट द रेट ऑफ 6% ऑन अमाउंट फॉर स्पेसिफाइड सर्विसेज। स्पेसिफाइड सर्विसेज का मतलब है कि आप क्या करा रहे हो, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करा रहे हो। अच्छा, रिसीव और रिसीवेबल बाय एनआर, किसी एनआर से अपन ने क्या कराई है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कराई है। तो पर्सन रेसिडेंट इंडिया क्या करेगा, उसको पेमेंट करेगा, या फिर एनआर हैविंग पी इन इंडिया उसको पेमेंट करते समय क्या काटेगा, 6% ईएल काट के सरकार को जमा कराएगा। अपने को जमा कब तक कराना है, अगले महीने की 7 तारीख तक जमा कराना है। तो आपने करंट महीने में काट लिया, अगले महीने की 7 तारीख में आप क्या कराओगे, जमा कराओगे। तो TDS टू बी डिपॉजिटेड बाय 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ। अब जो क्या रखा है, आपको जो है 6% ईएल काटने की जरूरत नहीं है। कब काटने की जरूरत नहीं है, अगर आपका अमाउंट अप टू 1 लाख है, 1 लाख तक अगर आपने जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कराई है तो आपको जो है ईएल काटने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपने जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कराई है खुद के पर्सनल पर्पस के लिए, मतलब इट इज नॉट फॉर बिजनेस प्रोफेशन। या फिर या फिर जिस एनआर से आपने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कराई है उसका इंडिया में क्या है, उसका इंडिया में पी है, एंड उसने जो सर्विसेज दी है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज दी है, वो उस पी से दी है। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूँ मैं आपको कि देखो क्या दे रखा है, एनआर प्रोवाइडिंग स्पेसिफाइड सर्विसेज, मतलब एनआर जो क्या कर रहा है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करवा रहा है। तो एनआर जो क्या कर रहा है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करवा रहा है, उसकी इंडिया में क्या है, उसकी इंडिया में पी है, एंड जो स्पेसिफाइड सर्विसेज वो दे रहा है इज इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच पी, मतलब बेसिकली वो क्या कर रहा है, इंडिया में बैठ के ही सर्विसेज दे रहा है। तो उस केस में येल काटने की आपको जरूरत नहीं है, ईजी है। अब कॉन्सेप्ट आता है 165 ए का। उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि अगर आपने जो है 165 के अंदर ईएल डिडक्ट नहीं करा तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और पेनल्टी कितनी है, इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ईएल इन एडिशन टू ईएल। तो आपको ईएल तो पे करना ही है, उसके अलावा आपको जो है पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। आपने ईएल काट के लेकिन जमा नहीं कराया तो पेनल्टी लगेगी 1000 पर डे, और मैक्सिमम लगेगी अप टू द अमाउंट ऑफ ईएल नॉट पेड, इजी। अब आगे देखो क्या रखा है, नो पेनल्टी रीजनेबल कॉज फॉर फेलियर। ठीक है, तो अगर आप शो कर देते हो रीजनेबल कॉज ऑफ फेलियर तो आपको पेनल्टी देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं अपन 165 ए की। देखो 165 ए के अंदर क्या हो रहा है कि भाई कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है, वो क्या कर रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर से, जो क्या है नॉन रेसिडेंट है। तो कोई पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है वो क्या कर रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर से गुड्स या सर्विसेज परचेज कर रहा है। या फिर अपन उल्टा समझे तो कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इको जिसको अपन कहेंगे इको, वो नॉन रेसिडेंट है, वो क्या कर रहा है, इंडिया में बैठ के किसी पर्सन रेसिडेंट इंडिया को क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहा है। तो देखो क्या दे रखा है, EL at the rate of 2% would be chargeable for the consideration received or receivable by ICO from the e-commerce supply or services provided by it to a person resident in India। मतलब क्या हो रहा है कि नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या कर रहा है, गुड्स या सर्विसेज बेच रहा है किसको, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को। तो हमने ये कहा है कि भाई जो ये नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर है ना, ये क्या करेगा, 2% ईएल कलेक्ट करके सरकार को जमा कराएगा। ठीक है, तो 165 में क्या हो रहा था, जो एसएससी पेमेंट कर रहा था, जो एसएससी पेमेंट कर रहा था वो क्या कर रहा था, वो 6% ईएल डिडक्ट कर रहा था। इस केस में क्या हो रहा है कि भाई जो सर्विसेज दे रहा है, बोले तो इको सर्विसेज दे रही है ना, इको गुड्स या सर्विसेज बेच रही है, तो इको गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, तो उसको हमने कहा कि भाई 2% जो है क्या करना, रेसिपिएंट से ईएल कलेक्ट करना और सरकार को जमा करा देना। अच्छा देखो क्या दे रखा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को 2% ईएल कब कब कलेक्ट करना है, अगर उसने क्या करा है, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करें किसको, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को। अच्छा, हो सकता है कि भाई ई कॉमर्स ऑपरेटर ने क्या करा है, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करें किसको, एनआर को, तो उस केस में भी उसको ईएल कलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन कंडीशन है देखो। तो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने एनआर को क्या करा है, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करे हैं, तो उसको जो है क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ईएल कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इसमें दो ही केस में आपको कलेक्ट करने की जरूरत है। देखो क्या है, आपने जो है क्या करा है, नॉन रेसिडेंट को एडवर्टाइजमेंट सेल करी है विच टारगेट्स अ कस्टमर हु रिसाइड्स इन इंडिया, और अ कस्टमर हु एक्सेसेस एडवर्टाइजमेंट थ्रू आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। वापस पढ़ना, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने क्या करा है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज दी है किसी एनआर को। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने जो क्या है, एनआर है, उसने किसी एनआर को ही क्या दी है, एनआर को ही एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दी है। अच्छा, ये जो एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज है किसको टारगेट कर रही है, ये टारगेट कर रही है कस्टमर रेसिडेंट इन इंडिया को, या फिर किसी भी कस्टमर को जो क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है सच एडवर्टाइजमेंट थ्रू आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। तो बेसिकली जैसे अपन अज्यूम करते हैं, देखो ये क्या है, अमेजोन है, ये अमेजोन है, ठीक है, और ये क्या है, एप्पल है, आईफोन एप्पल है। तो एप्पल कंपनी ने क्या बोला है अमेजोन को कि भाई आप क्या करो, अपने जो आपका जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, आपका जो पोर्टल है, उसमें जो है हमारे एडवर्टाइजमेंट चलाओ, उसमें जो हमारे क्या करो, एडवर्टाइजमेंट चलाओ। अब सरकार ये कहती है कि भाई अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या कर रहा है,
किसी नॉन रेसिडेंट को एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दे रहा है, जो क्या कर रही है, टारगेट कर रही है किसी इंडियन कस्टमर को जो कस्टमर रेसिडेंट इन इंडिया है, या फिर किसी भी कस्टमर को टारगेट कर रही है जो क्या कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट को एक्सेस कर रहा है थ्रू आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। तो इस ई कॉमर्स ऑपरेटर को कहा गया है कि भाई आप क्या करोगे, जिसको आपने सर्विसेज दिया उसे 2% ईएल कलेक्ट करके सरकार को जमा कराओगे। ठीक है। आगे देखो क्या दे रखा है, या फिर आपने एनआर को कोई डेटा बेचा है, आपने क्या करा है, एनआर को कोई डेटा बेचा है, अगेन आपने कलेक्ट किससे करा था, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया से, या फिर फ्रॉम अ पर्सन हु यूजेस आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। तो अगर आप क्या कर रहे हो, एनआर को, अगर आप एनआर को क्या करो, एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज दे रहे हो, या फिर एनआर को आप डेटा बेच रहे हो, आप एनआर को डेटा बेच रहे हो, तो आपको ईएल कलेक्ट करना पड़ेगा। इसी तरह से देखो, इसी तरह से अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है। इसी तरह से ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है किसको, टू अ पर्सन हु बाई सच गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ यूजिंग आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। तो उसको क्या करना पड़ेगा, EL@2% कलेक्ट करना पड़ेगा। समराइज कर लेते हैं कि भाई ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को, या फिर एनआर को, या फिर किसी पर्सन को जो गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर रहा है थ्रू आईपी एड्रेस लोकेटेड इन इंडिया। तो इन तीन केसेस में उसको क्या करना पड़ेगा, सामने वाले बंदे से 2% ईएल कलेक्ट करके सरकार को जमा कराना पड़ेगा। अब वो क्या दे रखा है, ईएल शैल नॉट बी चार्ज। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसको ईएल कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। कब कब जरूरत नहीं है, जहां पर ईएल इज लिवाइबल अंडर 165। तो जहां पर बेसिकली 165 के अंदर एसएससी ने क्या कर लिया है, 6% ईएल काट लिया है, तो वापस वापस जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर को 165 में 2% ईएल कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से देखो, जहां पर सेल टर्नओवर या फिर जहां सेल टर्नओवर ऑफ इको फ्रॉम द एग्रीगेट सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द अबव 3 केसेस लेस देन 2 करोड़। तो सरकार ने ये कहा कि भाई ई कॉमर्स ऑपरेटर को ये चेक करना है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को ये चेक करना है कि भाई उसने टोटल सर्विसेज इन तीन लोगों को जो दी है 1, 2 एंड 3, अगर ये लेस देन 2 करोड़ है, ठीक है, अप टू 2 करोड़ नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, लेस देन है, लेस देन 2 करोड़ है, तो आपको जो है ईएल कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, या फिर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसका क्या है, इंडिया के अंदर पीई है, तो जहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर का क्या है, इंडिया के अंदर पीई है एंड सर्विसेज आर इफेक्टिवली कनेक्टेड विद सच पीई, तो उस केस में भी जो है, उस केस में भी बेसिकली इको को ईएल कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात, अगर इंडिया में पी है तो वो तो वैसे भी टैक्स पे कर रहा होगा। तो इंडिया में उसका पी है, इंडिया में उसका पी है, तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट या फिर अपना इंडियन लॉ क्या करेगा, इस पी को एसएससी मानते हुए इसे टैक्स कलेक्ट करेगा। तो जो भी इसने सर्विसेज दी है, ऑनलाइन सर्विसेज दी है, जो भी अपने ऊपर 3 सर्विसेज पड़ी है, वो इसकी इनकम ऐसी मान ली जाएगी और उसको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जहां पर भी आपका इंडिया के अंदर पी है, वहां पर आपका ईएल काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईएल अपना इसलिए कट रहा था बिकॉज सरकार को जो है टैक्स नहीं मिल रहा था। अभी मैंने आपको बताया था ना अमेजोन वाला केस, अमेजोन है, ये एप्पल है, ये दोनों कहाँ बैठे हैं, ये दोनों यूएस में बैठे हैं। ठीक है। अच्छा, एप्पल ने क्या करा, अमेजोन से सर्विसेज ली, कौन सी, एडवर्टाइजमेंट की सर्विसेज ली, जो इंडियन कस्टमर को टारगेट कर रही है। अच्छा, अब सरकार बोलती है कि अच्छा एप्पल वाले बंदे क्या कर रहे हैं, हमारे कस्टमर को एडवर्टाइजमेंट दिखा रहे हैं, और इसके बदले में इनकम किसको मिल रही है, अमेजोन ई कॉमर्स ऑपरेटर को मिल रही है। तो सरकार ने बोला यार हमारा तो नुकसान हो रहा है, आप जो है एडवर्टाइजमेंट इंडियन कस्टमर को दिखा रहे हो और हमें टैक्स पे नहीं कर रहे हो। कौन टैक्स पे नहीं कर रहा है, अमेजोन वाले टैक्स पे नहीं कर रहे, क्योंकि इनको तो कंसिडरेशन मिला है ना, मतलब इनको इनकम हुई है। तो सरकार ने क्या करा, ईएल का कॉन्सेप्ट लगा दिया। अब जिसकी वजह से क्या होगा कि भाई इन ट्रांजेक्शन को भी सरकार ने कवर कर लिया। इस केस में जो है ये ई कॉमर्स ऑपरेटर को ईएल जो है कलेक्ट करके जमा कराना पड़ेगा, सरकार को टैक्स मिल जाएगा। तो जहां पर भी इंडिया में पी है, जहां पर भी इंडिया में पी है आपका, ठीक है, जहां पर भी इंडिया में पी है आपका, तो वहां पर आपका जो है ईएल लगेगा नहीं। लॉजिकल। अच्छा, आपने जो ईएल कलेक्ट करा है वो आपको कब तक जमा कराना है, तो देखो आपको जो है क्वार्टरली जमा कराना पड़ेगा। जून का आपको जमा कराना है, क्वार्टर एंडेड जून का जमा कराना है अगले महीने की 7 तारीख तक। इसी तरह से सितंबर दिसंबर का अगले महीने की 7 तारीख तक। लेकिन मार्च का आपको जो है उसी महीने की आखिरी तारीख तक जमा कराना पड़ेगा। अच्छा, आपने ईएल जो है पेमेंट, आपने जो है ईएल सरकार को जमा नहीं कराया, तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ईएल। पेनल्टी नहीं लगेगी अगर रीजनेबल कॉस्ट फॉर फेलियर है। आप पे पेनल्टी लग चुकी है तो आप क्या कर सकते हो, सीआईटी अपील्स में जा सकते हो, मतलब आप सीआईटी अपील्स को अपील फाइल कर सकते हो विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर। इतनी कहानी समझ में आ गई। एक और चीज समझना, ये जो 165 है, ये जो 165 है, इसके अंदर एसएससी ने क्या करा होगा, ईएल डिडक्ट करा होगा। इसी तरह से 165 ए के अंदर क्या हुआ होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने ईएल कलेक्ट करा होगा। तो सरकार कहती है कि भाई जो भी आपके ये अबव ट्रांजेक्शन है ना, जिस पे आपने ईएल क्या करा है, काटा है या फिर कलेक्ट करा है, उसका आपको जो है स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा। इसको फर्निश करना पड़ेगा एसएससी को 165 में, या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर को 165 में। और कब तक फर्निश करना है, अगले अगले फाइनेंशियल ईयर की 30 जून तक आपको जो है स्टेटमेंट फर्निश करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन इज टू बी फर्निश्ड बाय द एसएससी ई कॉमर्स ऑपरेटर बाय 30 जून ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने फर्निश नहीं करा तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी ₹100 फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच द फेलियर कंटिन्यूज। अच्छा, आपने एक बार स्टेटमेंट फर्निश कर दिया तो आप उसको रिवाइज भी कर सकते हो। तो देखो क्या देखा है, रिवाइज स्टेटमेंट कैन बी फाइल्ड विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द ट्रांजेक्शंस वर एंटर्ड इनटू। ठीक है। तो विद इन 2 ईयर्स भी आप क्या कर सकते हो, विद इन 2 ईयर्स आप जो है अपने स्टेटमेंट को रिवाइज कर सकते हो। अच्छा, आपने गलत स्टेटमेंट दे दिया तो आपको सजा देंगे हम 3 साल प्लस फाइन की। अच्छा, आपने स्टेटमेंट फर्निश कर दिया तो आपको जो है क्या मिलेगा, इंटीमेशन मिलेगा। जैसे क्या होता है 143 सबसेक्शन 1 में आपने पढ़ा था ना कि आपकी रिटर्न प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद आपको इंटीमेशन मिलता है।
तो इसी तरह से सरकार आपको इंटीमेशन देगी, आपने स्टेटमेंट फर्निश करा, सरकार आपको इंटीमेशन देगी कि भाई ठीक है हमें मिल चुका है, या फिर सरकार आपसे कहेगी कि नहीं आपको कुछ और भी चीज़ें पे करनी है। तो इंटीमेशन सरकार दे सकती है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच आपने स्टेटमेंट फर्निश करा था, ठीक है, इन विच द स्टेटमेंट वाज फर्निश्ड, रिवाइज स्टेटमेंट वाज फर्निश्ड। अच्छा, इसी तरह से अपन ने पढ़ रखा है कि भाई 156 में देखा था क्या होता है, बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक होती है। उसी तरह से आप जो सरकार ने क्या करा है, इंटीमेशन फर्निश करा है, सरकार उस इंटीमेशन को अमेंड कर सकती है। कब तक अमेंड कर सकती है? कैन बी अमेंडेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इंटीमेशन वाज इशूड। अच्छा, आपने जो है ईएल जमा नहीं कराया था, अपन ने देखा था ना 165 और 165 ए में, अगर आपने ईएल जमा नहीं कराया तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना लगता है देखो, 1% पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ, दोनों सेक्शन में 165 और 165 ए में। अच्छा, इसी तरह से देखना, ट्रांजेक्शन विच हैव बिकम सब्जेक्टेड टू ईएल आर एग्जाम्ड इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट। तो सीधी सी बात है कि भाई जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो क्या कर रहा है, 165 ए के अंदर सर्विसेज दे रहा है, उसने ईएल कलेक्ट करके जमा करा दिया, मतलब टैक्स वैक्स पे कर दिया ना, तो सरकार कहती है अब इसकी जो इनकम है, किसकी इनकम है, ई कॉमर्स ऑपरेटर की इनकम है, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। इसी तरह से 165 के अंदर एसएस ने क्या करा है, एसएस ने जो है एनआर का ईएल काट के जमा करा दिया सरकार को, तो सरकार को तो टैक्स मिल गया, तो सरकार ये कहती है कि भाई एनआर की इनकम क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट। तो वही बोल रहे हैं कि भाई ट्रांजेक्शन विच आर सब्जेक्ट टू ईएल आर एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ रेसिडेंट बोले तो जिसको पैसा मिल रहा है। अच्छा, आपने एक चीज पढ़ी थी 40A1B, जिसमें मैंने आपको बताया था ना, जैसे अपन क्या पढ़ते हैं 40A1 पढ़ते हैं, 40A1 पढ़ते हैं और 1A पढ़ते हैं, जिसके अंदर क्या होता है कि भाई अगर आप टीडीएस काटते नहीं हो या फिर टीडीएस काट दिया लेकिन ड्यू डेट तक जमा नहीं कराया, उस केस में क्या होता है 30% या फिर 100% खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाता है। उसी तरह से देखो 140A1 भी अपन ने पीजीबी में पढ़ा था कि भाई अगर आपने जो है ईएल काटा नहीं या फिर काट के ड्यू डेट तक जमा नहीं कराया तो आपको क्या होगा, 100% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। तो जिस तरह से सेक्शन वो एनआर का ऑपरेट कर रहा था, वैसे ही जो है 40A1 भी ऑपरेट करेगा कि आपने काटा नहीं या फिर काट क्या करा, आपने काटा नहीं या फिर काट लिया लेकिन ड्यू डेट तक जमा नहीं करा तो 100% खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाता है। लेकिन कब अलाउ कर दिया जाएगा, जिस साल आप क्या करोगे, जमा करा दोगे। जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, अब देखो आगे, income arising from providing specified services and income arising from any e-commerce supply or services would not include any income which is taxable as royalty or FTS in India under the income tax act read with DTAA। इसका मतलब क्या है कि भाई कोई भी अगर जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर है जैसे अपन लिख लेते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने क्या करा, किसी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को क्या करा, कोई टेक्निकल सर्विसेज दी है, अब आप कहोगे कि भाई 165 ए के अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर 165 के अंदर ईयर कटना चाहिए, लेकिन सरकार ने कहा कि भाई अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर की कोई इनकम है जो इनकम टैक्स एक्ट में रीड विद डीटीडब्ल्यू क्या है, रॉयल्टी है या फिर एफटीएस है, तो आपने पढ़ रखा है कि भाई रॉयल्टी और एफटीएस में 115 ए में टैक्स लगता ही है। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन कहाँ पर कवर हो रहा है, रॉयल्टी और एफटीएस में कवर हो रहा है, उसका टैक्स लग रहा है 115 ए में, तो उसको जो है हम 165 और 165 ए में जो है कवर नहीं करेंगे। लॉजिकल है ना भाई, अगर कोई ट्रांजेक्शन कहाँ पर कवर हो गया, इनकम टैक्स एक्ट में कवर हो गया और उस पर टैक्स ऑलरेडी लग रहा है, तो ईएल हम वापस लगाएंगे नहीं, क्योंकि ईएल लगाने का पर्पस ही ये था कि हम क्या करें, उस पर जो है टैक्स लगाएं। तो सरकार ने वही कहा कि भाई जो अपन ने ऊपर दो चीजें पढ़ी 165 और 165 ए, अगर वो किस नेचर की है, रॉयल्टी और एफटीएस नेचर की है, ठीक है, रॉयल्टी और एफटीएस नेचर की है, तो उसको जो है आपका इंक्लूड मत करना, ठीक है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के हाथ में कोई इनकम हो रही है, ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर के हाथ में कोई इनकम हो रही है विच इज इन द नेचर ऑफ रॉयल्टी और एफटीएस टैक्सेबल अंडर 115 ए, तो उसको जो है उस पर जो है ईयर के ट्रांजेक्शन लगेंगे नहीं, क्योंकि वो तो ऑफकोर्स उसकी रॉयल्टी और एफटीएस की इनकम मानी जाएगी और उस पर उसको टैक्स पे करना ही है। इजी। अब एक लास्ट पॉइंट देख लो। लास्ट पॉइंट मुझे ये दे रखा है कि भाई अपन ने क्या पढ़ा है 165 ए के अंदर, 165 ए के अंदर अपन ने ये पढ़ा है कि भाई ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहा है इन 3 स्पेसिफिक पर्सन को। अब देखो क्या दे रखा है, कंसिडरेशन रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज वुड इंक्लूड कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द इको ओन द गुड्स। भाई हो सकता है कि भाई ये क्या है, रोहन है जो क्या है, रेसिडेंट है, ये ई कॉमर्स ऑपरेटर बोले तो अमेजोन है, ये एक सप्लायर है, तो बेसिकली क्या करा है, अमेजोन ने जो है सप्लायर से माल खरीद के इसको बेच दिया। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि भाई रोहन ने क्या करा, रोहन ने जो है अमेजोन पे जाके क्या करा, एक एप्पल का आईफोन खरीदा। ये जो है अमेजोन वाला बंदा क्या करेगा, इस सप्लायर से माल खरीदेगा और जो है बेसिकली रोहन को बेच देगा। तो सरकार ने कहा कि भाई अगर इस तरह का ट्रांजेक्शन हो रहा है जहां पर जो गुड्स इको बेच रहा है वो उसके ओन्ड नहीं है, किसके हैं, दूसरे सप्लायर के हैं, तो सप्लायर ने क्या कर रखा है, अपने गुड्स लिस्ट करा रखे हैं कहां पर, अमेजोन के पोर्टल पे। तो कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होगी इरिस्पेक्टिव वेदर द इको ओन द गुड्स। भाई इससे फर्क नहीं पड़ता कि भाई इको उस गुड्स को ओन करता है या फिर नहीं करता, अगर इको के थ्रू माल कहाँ बिका है, अगर इको ने क्या करा है, माल बेचा है किसको, इन 3 स्पेसिफिक पर्सन को, तो भले ही गुड्स उसके नहीं है तो भी क्या होगा, तो भी बेसिकली उस पर जो है ईएल कटेगा या फिर ईएल उस पर कलेक्ट होगा। इजी। लेकिन देखो क्या रखा है, हाउएवर इट शैल नॉट इंक्लूड
कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ सच गुड्स एंड सर्विसेज विच आर ओन बाय द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और बाय पी इन इंडिया ऑफ एनआर। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि भाई ये सप्लायर है, ये अमेजोन वाला बंदा है, और ये क्या है, रोहन है। अच्छा ये जो सप्लायर है ये कहाँ है, ये भी क्या है, रेसिडेंट इन इंडिया है, या फिर ये सप्लायर का क्या है, पी है इंडिया के अंदर, पी इन इंडिया। रोहन ने जो है अमेजोन से कोई माल खरीदा, रोहन ने क्या करा, अमेजोन से कोई माल खरीदा, मतलब वही आईफोन खरीदा, लेकिन सप्लायर कौन है, सप्लायर आईफोन वाला बंदा है जो इंडिया में पी लेके बैठा है। अब सीधी सी बात है, जब इसने माल बेचा है किसको, रोहन को, तो इसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी ना, इसकी इनकम इंडिया में ऑलरेडी टैक्सेबल होगी। तो अब इस केस में जो ये इको है, अब ये जो केस में इको है, इसको 165A में ईएल कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब ये वाला बंदा क्या करेगा, रोहन को माल बेचेगा, तो इसकी सेल हुई तो ये इस पर ऑलरेडी टैक्स पे करेगा ही ना। तो इस केस में सरकार ने कहा कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो क्या कर रहा है, ट्रांजेक्शन कर रहा है, और ये कौन से गुड्स बेच रहा है, खुद के गुड्स नहीं बेच रहा है, किसी दूसरे पर्सन के गुड्स बेच रहा है। लेकिन वो पर्सन कौन है, वो पर्सन रेसिडेंट इंडिया है या फिर एनआर है जिसका इंडिया के अंदर पी है। तो उस केस में जो है बेसिकली आपका जो ईएल है वो अट्रैक्ट नहीं होगा। और लॉजिकल मैंने आपको बता दिया क्यों अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस केस में ये जो बंदा माल बेच रहा है उसकी इनकम इंडिया में ऑलरेडी टैक्सेबल है। तो सरकार बोलेगी कि भाई हम ईएल वापस कलेक्ट करके करेंगे क्या। तो जब ये वाला बंदा क्या करेगा, माल बेचेगा तो सेल सेल दिखाएगा, और इस सेल पे वो अपनी आईटीआर भरते समय जो है अपना टैक्स वैक्स पे कर देगा। तो अपना जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन वाला पूरा चैप्टर हो गया, राइट। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको गार तो करा ही दिया था ऑफ कोर्स, राइट। उसके बाद बेप्सी अपन देखते हैं, उससे पहले अपन देख लेते हैं क्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज। तो टैक्स ट्रीटीज का मतलब होता है डीटीडब्ल्यू। आपने क्या कर रखा है, दूसरी कंट्री के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर रखा है, तो वो इंटरप्रिटेशन वाला चैप्टर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो टीटी का मतलब क्या होता है। टीटी का मतलब है कि भाई अपन ने क्या कर रखा है, दूसरी कंट्री के साथ अग्रीमेंट कर रखा है। सो इंटरनेशनल अग्रीमेंट होता है। टीटी का मतलब क्या है, इंटरनेशनल अग्रीमेंट। दो तरह की टीटी होती है, एक होता है लिमिटेड डीटीडब्ल्यू और एक होता है क्या, कॉम्प्रिहेंसिव डीटीडब्ल्यू। तो लिमिटेड डीटीडब्ल्यू में क्या होता है, लिमिटेड डीटीडब्ल्यू बताता है जिसके अंदर कुछ स्पेसिफिक इनकम ही कवर्ड होती है। कॉम्प्रिहेंसिव डीटीडब्ल्यू में क्या होता है, कवर्स ऑलमोस्ट ऑल द इनकम। अच्छा डीटीडब्ल्यू वाला अपन ने चैप्टर कल ही करा था, आपको पता होगा कि भाई डीटीडब्ल्यू क्या होता है, किस तरह से अपन जो है टैक्स को अवॉइड करते हैं, राइट। तो लिमिटेड डीटीडब्ल्यू में क्या होता है, थोड़ी बहुत इनकम कवर होती है। और कॉम्प्रिहेंसिव डीटीडब्ल्यू में क्या होता है, सारी इनकम कवर होती है, ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ इनकम कवर होती है। अब फीचर्स क्या क्या होते हैं टैक्स सिटी के, तो बेसिकली अलोकेशन ऑफ टैक्स राइट्स। हम ये बताते हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर इनकम पे कौन सी कंट्री क्या लेगी, टैक्स लेगी। अच्छा इसका एक और फीचर है एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। इंडिया वाली जो है यूएसए से एक ट्रीटी कर सकती है कि भाई देखो इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए हमें जो है इन्फॉर्मेशन अगर एक्सचेंज करनी रही तो आप जो है अग्री कर जाओ कि हम इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया था कि भाई टैक्स क्रेडिट मैकेनिज्म क्या रहेगा। टैक्स रेसिडेंसी, अच्छा डीटेल ये भी बता सकते हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर केस में किसी रेसिडेंट कोई बंदा जो है वो किस कंट्री का रेसिडेंट माना जाएगा, कैसे माना जाएगा। लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट, अच्छा लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट एलओबी जो होता है वो भी अपन ने देख लिया कि भाई अगर इंडिया और यूएसए की डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट कोई पर्सन लेना चाहता है, तो लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट मतलब उसको कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी क्या कर पाएगा, तभी जो है वो बेसिकली टीटी का बेनिफिट ले पाएगा। तो ये अपने गार में भी देखा था, कि भाई किस तरह से जो है एलओबी फंक्शन करता है। नॉन एग्रीवेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई अगर इनकम एग्जाम्प्टेड डोमेस्टिक लॉ के अंदर तो डीटीडब्ल्यू उसको टैक्सेबल नहीं कर सकता। इट कैन नॉट बी टैक्सेबल एज पर टीटी, मतलब टीटी कैन नॉट इम्पोज न्यू टैक्स। तो नॉन एग्रीवेशन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यू में टेस्ट कर सकता है कि भाई अगर कोई इनकम क्या है एग्जाम्प्ट एज पर डोमेस्टिक लॉ, इट कैन नॉट बी टैक्सेबल एज पर टीटी। तो ये अपने कुछ फीचर्स हो गए टैक्स टीटी के, मे भी एग्जाम में अपन से जो है 4 नंबर का क्वेश्चन अपन से पूछ सकता है। तो आप ये पॉइंट्स लिख के आ जाओगे अंदर, अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख दोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इजी। अब देखो एक होता है जुडिशियल डबल टैक्सेशन, अपन ने पढ़ा रखा है ना। डबल टैक्सेशन का मतलब क्या है कि भाई एक इनकम क्या हो रही है, दो दो बार टैक्स हो रही है। तो जुडिशियल डबल टैक्सेशन में क्या होता है, देखो टैक्स इज इम्पोज्ड बाय 2 और मोर कंट्रीज एज पर द डोमेस्टिक लॉज इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। तो इसीलिए अपन ने क्या करा, इसलिए अपन जो है डीटीडब्ल्यू वाला चैप्टर देखा था, इसके अंदर अपन ने सेक्शन 90 और सेक्शन 91 की रिलीफ देखी थी। तो बेसिकली एक इनकम पे दो कंट्री क्या कर रही है, दो या दो से ज्यादा कंट्री बेसिकली टैक्स ले रही है, उसको अपन क्या कहते हैं, जुडिशियल डबल टैक्सेशन। एक होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, इसके अंदर क्या होता है कि भाई इनकम टैक्सेबल दो दो बार हो रही है लेकिन दोनों अलग अलग पर्सन के हाथ में हो रही है। तो वापस पढ़ो क्या दे रखा है कि भाई व्हेन सम इनकम इज टैक्स्ड इन 2 और मोर स्टेट्स बट इन द हैंड्स ऑफ डिफरेंट पर्सन, दो अलग अलग बंदों के हाथ में टैक्सेबल हो रही है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सब्जेक्ट आइडेंटिटी। का मतलब क्या है, एग्जाम्पल समझते हैं। एक कंट्री एक्स है, एक कंट्री वाई है। कंट्री एक्स में एबीसी लिमिटेड करके कंपनी है, उसने क्या करा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा किसी शेयर होल्डर को जो क्या है कंट्री वाई का रेसिडेंट है। कंट्री एक्स क्या बोलती है कि भाई अगर आप डिविडेंड दोगे तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ जब एबीसी लिमिटेड ने डिविडेंड बांटा किसको, शेयर होल्डर को, तो उसको डीडीटी पे करना पड़ा। अच्छा शेयर होल्डर क्या है, कंट्री वाई का रेसिडेंट है, और कंट्री वाई ये कहती है कि भाई अगर आपको किसी भी कंट्री से या किसी भी कंपनी से डिविडेंड मिला है तो वो टैक्सेबल होगा। तो एबीसी लिमिटेड ने जब डिविडेंड बांटा तो उसको डीडीटी पे करना पड़ा। शेयर होल्डर को जब डिविडेंड मिला तो उसको क्या करना पड़ा, टैक्स पे करना पड़ा। मतलब डिविडेंड, ये जो पर्टिकुलर डिविडेंड की इनकम है इसमें दोनों दोनों के हाथ में टैक्स लगा, तो इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, जहाँ पर एक इनकम
दो बार टैक्सेबल हो रही है, लेकिन दोनों बार अलग अलग इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल हो रही है। अच्छा, अपन ने डीटीडब्ल्यू वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि भाई डीटीडब्ल्यू या फिर इनकम टैक्स विचएवर इज बेनिफिशियल आप पे लगेगा, एक्सेप्ट गार। अपन ने उधर भी देख लिया था कि भाई अगर आप क्या कर रहे हो, डीटीडब्ल्यू का मिसयूज करके टैक्स को अवॉइड करना चाह रहे हो, तो हम गार को इन्वोक करके डीटीडब्ल्यू का बेनिफिट आपको डिनाई कर देंगे। तो डीटीडब्ल्यू और इनकम टैक्स मोर बेनिफिशियल टू द एसएससी शैल अप्लाई एक्सेप्ट गार। एक्सेप्ट गार अपन ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्स ट्रीटीज। भाई मैंने क्या करा है, इंडिया ने सिंगापुर से कोई डीटीडब्ल्यू कर रखा है, इंडिया ने सिंगापुर से कोई डीटीडब्ल्यू कर रखा है, तो टैक्स ट्रीटी को अपन इंटरप्रेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, गोल्डन रूल या फिर ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। ये मुझे क्या बताता है कि भाई कोई भी अगर हमने शब्द यूज करा है ट्रीटी में, उसको हम इंटरप्रेट करेंगे बाय द ऑब्जेक्टिव, ऑर्डिनरी या फिर लिटरल मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। तो जो उस वर्ड का मीनिंग है, जो उस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है, उस तरह से हम उसको इंटरप्रेट करेंगे। सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है कि भाई ट्रीटी इज टू बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू द कॉमन इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कंक्लूजन ऑफ ट्रीटी। तो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि भाई इंडिया ने सिंगापुर के साथ क्या करा, डीटीडब्ल्यू करा, तो किसी पर्टिकुलर इनकम के करा, इनकम पे करा, रॉयल्टी का करा। तो हम ये देखेंगे कि भाई रॉयल्टी को जब हम क्या कर रहे थे, अग्री कर रहे थे कि भाई रॉयल्टी को कौन टैक्सेबल करेगा, सिंगापुर टैक्सेबल करेगा या इंडिया टैक्सेबल करेगा। तो इस रॉयल्टी के बारे में जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको इंटरप्रेट किस तरह से करा जाएगा? तो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि भाई दोनों के इंटेंशन पे करा जाएगा कि भाई दोनों का इंटेंशन क्या था। तो ट्रीटी इज टू बी इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू द कॉमन इंटेंशन ऑफ द पार्टीज एट द टाइम ऑफ कंक्लूजन ऑफ ट्रीटी। फॉर एग्जांपल, स्पीच ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ साइनिंग। ठीक है, तो हो सकता है कि भाई जब इंडिया क्या कर रही है, जब इंडिया बेसिकली सिंगापुर के साथ कोई डीटीडब्ल्यू कर रही है, ठीक है, तो साइनिंग के समय फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई स्पीच दी होगी। अच्छा, ये स्पीच क्या है, बेसिकली उसका इंटेंशन था कि भाई हम किस इंटेंशन के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, टीटी में एंटर कर रहे हैं। अब होता है पर्पसिव या फिर थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। टीटी को हम इंटरप्रेट करेंगे टू अचीव द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीटी। ठीक है, तो जो भी टीटी के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है उस तरह से उसको इंटरप्रेट करा जाएगा। अच्छा, आप समझ पा रहे हो ना कि भाई इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है। भाई इंडिया ने जो है क्या करा, यूएसए के साथ या फिर सिंगापुर के साथ डीटीएल पे एंटर कर दिया, उसके अंदर बहुत सारी बातें लिखी हुई है, इसको इंटरप्रेट किस तरह से करा जाए, ठीक है, तो पर्पसिव या फिर थियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि भाई टीटी को हम इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे टू अचीव द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीटी। तो एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक इनकम दो दो बार टैक्सेबल ना हो। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस क्या बोलता है कि भाई इंटरप्रेट इन अ वे दैट इट डज नॉट बिकम वॉइड। इस तरह से इंटरप्रेट करना कि भाई वो वॉइड ना बन जाए। प्रिंसिपल ऑफ कंटेम्पोरा एक्सपोजिटो, ये क्या कह रहा है कि भाई मीनिंग ऑफ द टर्म टेकन एट द टाइम ऑफ कंक्लूजन ऑफ ट्रीटी। भाई किसी वर्ड में अगर आपको डाउट आ गया है, जो अग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो उसको कैसे समझोगे एट द टाइम। तो आपको ये देखना है कि भाई जब हम क्या कर रहे थे, ट्रीटी को कंक्लूड कर रहे थे, तो उस समय उसका मीनिंग क्या था, उस समय उसका मीनिंग किस तरह से हमने जो है इंटरप्रेट करा था, डिसाइड करा था। टीटी एज होल इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको अपनानी है। टीटी शुड बी रेड एज होल। ठीक है, तो आपको पूरा टीटी पढ़ना पड़ेगा, पूरा का पूरा टीटी को पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप किसी कंक्लूजन पे आओगे। अभी देखा है रीजनेबलनेस एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट मीनिंग शुड बी गिवन। ठीक है भाई, कोई वेग मीनिंग मत दे देना, कंसिस्टेंट मीनिंग देना। लिबरल कंस्ट्रक्शन मुझे क्या कहता है, टीटी शैल बी लिबरली कंस्टिट्यूट सो एज टू कैरी आउट द अपेरेंट इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। मतलब इस तरह से उसको इंटरप्रेट करना, भाई दोनों पार्टी के इंटेंशन क्या हो, अपेरेंट हो, दोनों पार्टी के इंटेंशन फुलफिल कर जाए। सवाल आता है कि याद करने की जरूरत है क्या, याद करने की जरूरत नहीं है। अब वो करना क्या है, आपको बस ये समझना है कि भाई गोल्डन इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है, पर्पस या टियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है। आपको बस समझ के जाना, रटना नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपसे ये एमसीक्यू में टेस्ट कर ले। आपसे थ्री क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा ये, क्योंकि डीटी में हजारों प्रोविजन से टेस्ट करने के लिए आपसे ये बकवास चीजें नहीं पूछने वाला। आपसे एमसीक्यू में जरूर ये पूछ सकता है, कि गोल्डन ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन के पर्पस क्या देते, 1 2 3 4 दे देगा आपको, जो है एक ऑब्जेक्ट या फिर एक एमसीक्यू टिक करके आना पड़ेगा। तो रटने की जरूरत नहीं है, सी कैटेगरी है। अगर आपका दिमाग नहीं लग रहा, आपको जो है टेंशन हो रही है बाकी सारे जो भी प्रोविजन है उनको, तो इसको आप छोड़ सकते हो। क्यों छोड़ सकते हो? क्योंकि ये इसका जो है 10 अटेम्प्ट में शायद एक एमसीक्यू आ जाए, अदरवाइज नहीं आएगा। ये जरूर आपसे पूछ सकता है कि भाई टेक्स्ट के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं। अब देखो क्या देखा है, एक होता है एम्बिगुइटी या फिर स्टैटिक अप्रोच। स्टैटिक अप्रोच क्या बोलता है, भाई मीनिंग एट द टाइम व्हेन द टीटी वाज साइन। हम ये देखेंगे कि भाई जब टीटी साइन करी गई थी, जब क्या मीनिंग था। तो देखो क्या दे रखा है कि भाई किसी मीनिंग टर्म का मीनिंग जो है हमने टीटी के अंदर डिफाइन नहीं कर रखा, टीटी के अंदर किसी टर्म की डेफिनेशन नहीं दे रखी। तो मीनिंग ऑफ द टर्म नॉट डिफाइंड इन द टीटी शैल बी टेकन एज पर द डोमेस्टिक लॉ। तो अगर टीटी के अंदर, डीटीडब्ल्यू के अंदर किसी पर्टिकुलर टर्म का मीनिंग डिफाइन नहीं कर रखा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि डोमेस्टिक लॉ में उसका क्या मीनिंग था। अच्छा, डोमेस्टिक लॉ में दो चीज हो सकती है, स्टैटिक अप्रोच और एम्बिगुइटी अप्रोच। स्टैटिक अप्रोच मुझे ये कहती है कि भाई आपको उसका मीनिंग देखना है एट द टाइम व्हेन द टीटी वाज साइन, जब टीटी साइन करी गई थी, जब डोमेस्टिक लॉ में उसका क्या इंटरप्रिटेशन था। एम्बिगुइटी अप्रोच मुझे कहता है मीनिंग एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ टीटी, जब टीटी अप्लाई करी गई है तो उस समय क्या है, बेसिकली मीनिंग है इस टर्म का। तो ये भी आपसे एमसीक्यू में टेस्ट कर सकता है, एम्बिगुइटी वर्सेस स्टैटिक अप्रोच। तो कैसे याद रख सकते हो, एस फॉर स्टैटिक, एस फॉर साइंड, ए फॉर एम्बिगुइटी, ए फॉर एप्लीकेशन। ठीक है,
अब देखो अगेन कुछ अपने को प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट। एक है पैक्ट सुंद सुरवांदा। अच्छा ये मुझे क्या बोलता है, टीटी शैल बी फॉलोड इन गुड फेथ। आप जो है टीटी को फॉलो करोगे गुड फेथ में, ठीक है, आप कोई धोखेबाजी नहीं करोगे। नॉन रिट्रो एक्टिविटी ऑफ टीटीज, मतलब टीटी का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं हो सकता। अगर मैंने टीटी एंटर करी आज की डेट से, ठीक है, अगर मैंने टीटी एंटर करी आज की डेट से, तो आज के बाद टीटी अप्लाई करी जाएगी। आज से पहले हम टीटी का एप्लीकेशन नहीं कर सकते, तो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होगा। फिर देखो क्या देखा है, टेरिटोरियल स्कोप ऑफ टीटीज अप्लाई ऑन एंटायर टेरिटरी अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो अगर इंडिया ने क्या कर रखा है यूएसए के साथ या सिंगापुर के साथ कोई डी कर रखा है, तो इंडिया का मतलब क्या है, पूरा का पूरा इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। फिर देखो क्या रखा है, जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन एज पर वीसीएलटी। वीसीएलटी का मतलब है क्या, वेना कन्वेंशन लॉ ऑफ टीटी। तो जनरल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या है, अगेन वही देखो, टीटी शैल बी इंटरप्रेटेड इन गुड फेथ एज पर द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द टर्म, एज पर द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ द टर्म एंड एज पर द ऑब्जेक्ट ऑफ द टीटी। इंटरप्रिटेशन के लिए बेसिकली टीटी के अंदर क्या होता है, टीटी के अंदर प्रीएम्बल होता है। प्रीएम्बल का मतलब है इंट्रोडक्शन पैरा। इट कंसिस्ट ऑफ प्रीएम्बल। या फिर इंटरप्रिटेशन के आप क्या कर सकते हो, किसी अग्रीमेंट या फिर इंस्ट्रूमेंट को रिफर कर सकते हो मेड एट द टाइम ऑफ कंक्लूजन ऑफ द ट्रीटी। या फिर इंटरप्रिटेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, सब्सिक्वेंट अग्रीमेंट को चेक कर सकते हो। इंटरप्रिटेशन के लिए आप रेलेवेंट रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ को पढ़ सकते हो। या फिर इंटरप्रिटेशन के लिए आप सब्जेक्ट स्पेशल मीनिंग ले सकते हो अगर पार्टी सो इंटेंडेड। क्या हमें इसको याद करना है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए। सप्लीमेंट्री मीन्स ऑफ इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि भाई एट द टाइम ऑफ प्रिपरेटरी वर्क ऑफ ट्रीटी या फिर कंक्लूजन ऑफ ट्रीटी, जब आप क्या कर रहे थे, ट्रीटी को बना रहे थे या फिर कंक्लूड कर रहे थे, अगर ऑर्डिनरी मीनिंग क्या है, ऑर्डिनरी मीनिंग अम्बिगियस है, ऑर्डिनरी मीनिंग से समझ नहीं आ रहा आपको, तो आप क्या कर सकते हो, सप्लीमेंट्री मीनिंग को यूज कर सकते हो। इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटी ऑथेंटिकेटेड इन 2 और मोर लैंग्वेज, ठीक है, तो अगर एक से दो ज्यादा लैंग्वेज में हमने क्या कर रखा है, उसको ऑथेंटिकेट कर रखा है, ठीक है। तो जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपन ने क्या कर रखा है, बेसिकली उसको ऑथेंटिकेट कर रखा है। तो इक्वली ऑथेंटिकेटेड इन ईच लैंग्वेज मतलब दोनों लैंग्वेज में क्या है, मान्य है। अच्छा वर्जन इन अदर लैंग्वेज अदर देन अबव, और हो सकता है मैंने उर्दू में उसको लिख दिया, उसको भी जो है हम कंसिडर करेंगे अगर पार्टी प्रोवाइड करती है, मतलब बेसिकली अगर पार्टी ने अग्री कर रखा है, तो हिंदी इंग्लिश और उर्दू में अपन क्या कर देंगे, बेसिकली उसको जो है ऑथेंटिकेट कर देंगे। अगर क्या हो रहा है, डिफरेंस इन मीनिंग इन बोथ द ऑथेंटिकेटेड लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश में जो है डिफरेंस आ रहा है, किसी मीनिंग के इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस आ रहा है, तो मीनिंग हम वो वाला यूज करेंगे विच मीट द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस शैल बी टेकन। तो बेसिकली दोनों पार्टी का ऑब्जेक्ट या पर्पस क्या था, उस अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, मीनिंग को डिसाइड करेंगे। जनरल रूल रिगार्डिंग थर्ड स्टेट, नो राइट एंड नो ऑब्लिगेशन ऑफ थर्ड स्टेट। भाई अगर इंडिया और सिंगापुर में डीटीडब्ल्यू एंटर करा गया है, तो बीच में पाकिस्तान जो है अपनी टांगड़ी नहीं रह सकता, ठीक है। तो अगर इंडिया और सिंगापुर में क्या रखा है, डीटीडब्ल्यू कर रखा है, तो पाकिस्तान का ना तो कोई राइट है, और ना ही कोई ऑब्लिगेशन है। तो पाकिस्तान की ना तो कोई राइट है ना कोई ड्यूटी है। वैलिडिटी एंड कंटिन्यूस इन फोर्स का मतलब क्या है, भाई एज पर टीटी प्रोविजंस, अगर टीटी मुझे बोलती है कि 10 साल के लिए वैलिड है, तो 10 साल के लिए वैलिड रहेगा। टर्मिनेशन एंड सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ टीटी इन वन केस, बेसिकली इंडिया ने जो है क्या करा, सिंगापुर के साथ कोई डीटीडब्ल्यू करा। अच्छा हमने टीटी के अंदर लिख रखा था, अग्रीमेंट के अंदर लिख रखा था कि भाई देख सिंगापुर, अगर तूने क्या करा, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोविजन को क्या करा, ब्रीच करा, तो हम क्या करेंगे, पूरी पूरी टीटी को सस्पेंड कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। तो मटीरियल ब्रीच ऑफ बायलेटरल टीटी, अगर किसी ने कोई ब्रीच हुआ है और जो मटीरियल है किसी वन पार्टी ने ब्रीच करा है, मे इंटाइटल द अदर, दूसरी पार्टी को क्या हो, राइट मिल जाएगा टू टर्मिनेट या सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ द टीटी। इजी। इसी तरह से देखो क्या दे रखा है, मटीरियल ब्रीच ऑफ मल्टीलेटरल टीटी बाय वन पार्टी मे इंटाइटल अदर्स टू टर्मिनेट या सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ होल टीटी या फिर ऑफ द डिफॉल्टिंग स्टेट। तो बेसिकली अगेन वही क्या कर रहा है, बेसिकली मल्टीलेटरल टीटी ऑफ बायलेटरल पार्टी, मटीरियल बीच बाय बायलेटरल पार्टी का मतलब क्या है कि दो पार्टी एंटर हुई है, इंडिया और सिंगापुर। मल्टीलेटरल बीच ऑफ मल्टीलेटरल टीटी का मतलब क्या है, इंडिया सिंगापुर और डीटीडब्ल्यू पाकिस्तान, तीनों में डीटीडब्ल्यू हो रखा है। ये मुझे ये कहता है कि अगर पाकिस्तान ने ब्रीच करा तो इंडिया और सिंगापुर क्या कर सकती है, पूरी की पूरी टीटी को वॉइड कर देगी। या फिर अगर पाकिस्तान ने ब्रीच करा तो इंडिया और सिंगापुर क्या करेगी, पाकिस्तान के साथ अपना डीटी टर्मिनेट कर देगी। तो वही कह रहा है कि भाई मल्टीलेटरल या मटीरियल बीच, अब मल्टीलेटरल टीटी मतलब दो से ज्यादा क्या है, कंट्रीज इन्वॉल्व है, में इंटाइटल अदर्स टू टर्मिनेट या सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ होल टीटी, पूरी की पूरी टीटी खत्म हो जाएगी। या फिर डिफॉल्टिंग स्टेट, जिसने डिफॉल्ट करा है उसके साथ हमारी जो है टीटी खत्म हो जाएगी। इजी। तो क्या रखा है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस कैन टर्मिनेट द ऑपरेशन ऑफ टीटी, मतलब बेसिकली आपने क्या कर रखा है, आपने जो है टीटी में कोई ऐसा कंडीशन डाल दिया जिसको परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं अपन, उस केस में जो है टीटी को टर्मिनेट कर सकते हैं। फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस, भाई आपने क्या करा, डीटीडब्ल्यू एंटर कर लिया किसी कंट्री के साथ, अच्छा जिस सर्कमस्टेंस में करा था वो सर्कमस्टेंस क्या हुआ, चेंज हो गए। तो बेसिकली देखो क्या देखा है कि भाई ट्रीटी को आप टर्मिनेट या सस्पेंड नहीं कर सकते अनलेस कि भाई क्या हो गए, एग्जिस्टेंस ऑफ दीज सर्कमस्टेंसेस एसेंशियल, मतलब बेसिकली आपके सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं या फिर चेंज ट्रांसफॉर्म ऑब्लिगेशन,
चेंज की वजह से दोनों कंट्री की जो है ऑब्लिगेशंस या फिर राइट्स क्या हो गए, चेंज हो गए हैं। तो अगर क्या होता है फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस होता है तो देखो क्या दे रखा है, टीटी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड ड्यू टू फंडामेंटल चेंज। आप जो है इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन अगर क्या है सर्कमस्टेंस जो चेंज हुए वो एसेंशियल है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेज एसेंशियल या फिर चेंज ट्रांसफॉर्म कर देती है ऑब्लिगेशन, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, टीटी को हमें जो है टर्मिनेट या सस्पेंड करना पड़ेगा। अब वो क्या दे रखा है, एमरजेंस ऑफ न्यू नॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एमरजेंस ऑफ न्यू नॉर्म ऑफ इंटरनेशनल लॉ। भाई कोई नया लॉ आ गया, कोई नया लॉ हो गया, तो उस केस में क्या होगा, एग्जिस्टिंग ट्रीटी जो है वॉइड मान ली जाएगी, एग्जिस्टिंग ट्रीटी वॉइड मान ली जाएगी। इंटरनल लॉ एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ट्रीटीज, भाई इंडिया ने जो है क्या करा, सिंगापुर के साथ एक अग्रीमेंट कर लिया। अच्छा इंडिया ने उसको परफॉर्म नहीं करा, ये कहते हुए कि भाई हमारे इंडियन लॉस कुछ और कहते हैं। तो मूर्ख इंसान, तूने अगर अपने ही लॉ फॉलो करने थे तो तूने टीटी एंटर क्यों करी। तो देखो वही क्या रखा है, पार्टी मे नॉट इन्वोक, इंडिया मे नॉट इन्वोक प्रोविजंस ऑफ इट्स इंटरनल लॉ एज जस्टिफिकेशन फॉर इट्स फेलियर टू परफॉर्म अ टीटी। भाई आपने टीटी को फॉलो नहीं करा, आपने टीटी को फॉलो नहीं करा, ये कह दिया कि भाई हमारे इंटरनल लॉस कुछ और कहते हैं, तो बेसिकली तू मूर्ख इंसान है, तूने पहले अग्रीमेंट करा क्यों था। तो आप इन्वोक कर ही नहीं सकते, अगर आपने अग्रीमेंट कर लिया तो आप इंटरनल लॉ को इन्वोक नहीं कर सकते एज जस्टिफिकेशन फॉर इट्स फेलियर टू परफॉर्म अ टीटी। लास्ट टॉपिक है अपना इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट टीटी का, वो देखते हैं अपन। तो मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज इन टीटी, इसका मतलब क्या देखना। हाँ, इधर आपको एग्जांपल से बताता हूँ। ये इंडिया है। अच्छा इंडिया ने क्या करा, डीटीडब्ल्यू एंटर करा किसके साथ, डीटीडब्ल्यू एंटर करा सिंगापुर के साथ। ये कब तारीख, ये कौन सी तारीख को करा, अपन आजूम कर लेते हैं कि भाई टुडे, आज आज एंटर करा। टुमारो, अब बात करते हैं अपन टुमारो। टुमारो क्या करती है इंडिया, टुमारो जो है इंडिया यूएसए के साथ क्या कर लेती है, यूएसए के साथ बेसिकली एक डीटीडब्ल्यू कर लेती है। तो ये है टुडे, ये है टुमारो। अच्छा इंडिया और सिंगापुर में ये कहा गया कि जो रॉयल्टी इनकम है क्या होगी, टैक्सेबल होगी। रॉयल्टी इनकम क्या होगी, टैक्सेबल होगी। इंडिया और यूएसए में ये कहा गया कि भाई रॉयल्टी इनकम क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। तो एक कोई रॉयल्टी इनकम थी, एनआर को अगर इंडिया से कोई रॉयल्टी इनकम हो रही है तो क्या है, इधर टैक्सेबल है। टुमारो इंडिया ने क्या करा, यूएसए के साथ एक अग्रीमेंट करा कि भाई रॉयल्टी इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है। अच्छा अब जो यूएसए वाला नॉन रेसिडेंट बोलता है ना, यूएसए वाला नॉन रेसिडेंट ये कहता है कि भाई देखो आपने जब सिंगापुर के साथ अग्रीमेंट करा था तो एक पर्टिकुलर इनकम को क्या करा था, टैक्सेबल करा था। ठीक है। अच्छा यूएसए वाला बंदा क्या बोलता है कि भाई आपने जो है क्या करा था, सिंगापुर के साथ कोई अग्रीमेंट करा था तो उधर टैक्सेबल करा था, लेकिन हमारे साथ क्या कर रखा है आपने, एग्जाम कर रखा है। अब इतनी कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है कि भाई कोई एनआर है सिंगापुर का, कोई एनआर है सिंगापुर का, उसने क्या करा, रॉयल्टी इनकम कमाई, उसकी क्या हो रही है, टैक्सेबल हो रही है। अच्छा उसने इंडियन गवर्नमेंट से ये कहा, इंडियन गवर्नमेंट से ये कहा कि भाई आपने अगले ही दिन यूएसए के साथ क्या करा था, इस तरह की रॉयल्टी इनकम को एग्जाम करी थी। तो मैं क्या चाहती हूँ, सिंगापुर क्या बोलती है, सिंगापुर की सरकार ये बोलती है कि भाई आपने जो ये वाला रॉयल्टी वाली चीज़ एग्जाम करी थी ना, इसको आप इधर भी इंपोर्ट कर दो, इस ट्रीटी में इंपोर्ट कर दो, और ये दिखा दो कि भाई इधर भी क्या है, एग्जाम है। मतलब बेसिकली इंडिया ने जो है यूएसए के साथ अग्रीमेंट करा जिसमें रॉयल्टी इनकम को एग्जाम कर दिया। सिंगापुर गवर्नमेंट बोलती है कि भाई ठीक है, बाद में जो है आपने क्या करा था, इसको एग्जाम करा था ना, तो ये वाला जो क्लॉज है ना, इस क्लॉज को हम इधर ले आते हैं, इस क्लॉज को हम इधर भी ले आते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि भाई आप जो है क्या करो, रॉयल्टी इनकम को हमारी टीटे में भी एग्जाम कर दो। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या, सरकार ने कहा बिल्कुल हो सकता है, बट कुछ कंडीशंस को हमें फुलफिल करना पड़ेगा। देखो क्या दे रखा है, इफ आफ्टर एंट्री इनटू फोर्स ऑफ डीटीडब्ल्यू विद फर्स्ट स्टेट, का मतलब क्या है कि भाई इंडिया ने सबसे पहले डीटीडब्ल्यू एंटर करा सिंगापुर के साथ, इंडिया एंटर्स इनटू डीटीडब्ल्यू विद अनदर ओईसीडी मेंबर स्टेट। तो इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने जो है दूसरी टीटी एंटर करी। तो पहले अपने ये एंटर करी, फिर उसके बाद क्या दे रखा है, इफ आफ्टर, आफ्टर क्या करा मैंने, दूसरे ओईसीडी मेंबर के साथ, ओईसीडी मेंबर के साथ क्या करा, डीटीडब्ल्यू कर लिया। जहां पर बोले तो सेकंड वाली में इंडिया लिमिट्स इट्स टैक्स सोर्सेशन, टैक्स सॉरी सोर्स टैक्सेशन राइट्स। तो सेकंड टीटी के अंदर क्या हो रहा है, सेकंड टीटी में हमने जो है अपना जो टैक्सेशन राइट है उसको लिमिट कर दिया। लिमिट का मतलब है कि इसको एग्जाम कर दिया, इधर टैक्सेबल था इधर हमने एग्जाम कर दिया। सच बेनिफिशियल ट्रीटमेंट शुड ऑल्सो भी एक्सटेंडेड टू फर्स्ट स्टेट। तो ये जो बेनिफिशियल ट्रीटमेंट हमने यूएसए को दिया था वो सिंगापुर को भी मिल सकता है, बट कंडीशन क्या है कि भाई आपने जो है ये फॉलोइंग कंडीशंस को फुलफिल करा है। बात समझ में आई, वापस पढ़ना। इफ आफ्टर एंट्री इनटू द फोर्ट्स ऑफ डीटीडब्ल्यू विद फर्स्ट स्टेट बोले तो सिंगापुर, इंडिया एंटर्स इनटू डीटीडब्ल्यू विद अनदर ओईसीडी मेंबर स्टेट बोले तो यूएसए, जहां पर इंडिया लिमिट करती है अपने सोर्स टैक्सेशन राइट्स को। सच बेनिफिशियल ट्रीटमेंट कैन ऑल्सो भी एक्सटेंडेड टू द फर्स्ट स्टेट, मतलब सिंगापुर को भी मिलना चाहिए बेनिफिशियल ट्रीटमेंट, मिल सकता है, बट कंडीशंस क्या है वो अपन देखते हैं। ओनली द फॉलोइंग कंडीशंस आर फुलफिल्ड। देखो पहला क्या दे रखा है,
जो सेकंड ट्रीटी है विद थर्ड स्टेट, बोले तो मैंने सेकंड ट्रीटी जो एंटर करी थी किसके साथ, यूएसए के साथ, इज एंटर्ड इनटू आफ्टर द एंट्री इनटू फोर्स ऑफ ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड फर्स्ट स्टेट, मतलब बेसिकली ये सेकंड ट्रीटी मैंने इसके बाद एंटर करी थी। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, सेकंड ट्रीटी इज एंटर्ड इनटू बिटवीन इंडिया एंड अ स्टेट विच इज अ मेंबर ऑफ ओईसीडी एट द टाइम ऑफ साइनिंग द ट्रीटी। इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड ट्रीटी एंटर करी गई है वो इंडिया ने एक ऐसे स्टेट के साथ एंटर करी है जो क्या है, ओईसीडी, ओईसीडी का मेंबर है। ठीक है, तो ओईसीडी एक संस्था है, ओईसीडी क्या है, संस्था है जो पूरे वर्ल्ड में क्या करती है, डीटीडब्ल्यू को मॉनिटर करती है। तो सरकार ने कहा कि जो सेकंड ट्रीटी एंटर करी गई है, जो सेकंड ट्रीटी एंटर करी गई है वो इंडिया ने एक ऐसे स्टेट के साथ एंटर करी है जो क्या है, ओईसीडी का मेंबर है एट द टाइम ऑफ साइनिंग द ट्रीटी। ठीक है, तो सेकंड ट्रीटी इज एंटर इनटू बिटवीन इंडिया एंड अ स्टेट विच इज अ मेंबर ऑफ ओईसीडी एट द टाइम ऑफ साइनिंग ट्रीटी विथ इट। ठीक है, तो जिस समय इंडिया क्या कर रही है, यूएसए के साथ ट्रीटी में एंटर करिए, उस समय यूएसए क्या होना चाहिए, ओईसीडी मेंबर का, ओईसीडी का मेंबर होना चाहिए। इजी। तीसरा क्या रखा है, इंडिया लिमिट्स इट्स टैक्सिंग राइट्स इन सेकंड कंट्री या सेकंड ट्रीटी, का मतलब है कि भाई सेकंड ट्रीटी में क्या आ रहा है, इंडिया अपनी जो है सोर्स टैक्सेशन राइट को लिमिट करिए, मतलब कम टैक्स ले रही है या फिर टैक्स ले ही नहीं रही है। अच्छा, सेपरेट नोटिफिकेशन हैज बीन इशूड बाय इंडिया इंपोर्टिंग बेनिफिट्स ऑफ सेकंड ट्रीटी इनटू द ट्रीटी विद द फर्स्ट स्टेट, मतलब इंडिया भी क्या करिए, इंडिया ने भी क्या बोला, एक नोटिफिकेशन इशू करके कहा कि भाई ठीक है, हम अग्री कर जाते हैं कि भाई आप क्या कर सकते हो, सेकंड ट्रीटी के बेनिफिशियल ट्रीटमेंट को फर्स्ट ट्रीटी के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। वेरी 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 वेरी, कितने वेरी लगा लो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि भाई बहुत अच्छा टॉपिक है ये आज तक आपसे एग्जाम में टेस्ट नहीं करा लेकिन बिल्कुल टेस्ट करेगा। अगर इस चैप्टर से इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्सिटी में से कोई भी क्वेश्चन बनाना होगा तो वो ये वाला ही क्वेश्चन बनाएगा। और मैंने आपको बता दिया कि भाई आप जो है क्या कर सकते हो, सेकंड टीटी के एक क्लॉज को फर्स्ट टीटी में इंपोर्ट कर सकते हो, बट कुछ कंडीशन से आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो बेसिकली आपने टीटी बाद में एंटर करी है, जिस जिस कंट्री के साथ एंटर करी वो मेंबर था ओईसीडी का। अब इंडिया क्या करी है, अपने टैक्सेशन राइट को लिमिट कर रही है एंड लास्ट सेपरेट नोटिफिकेशन इंडिया ने इशू करा है। तो अगर आप देखोगे बैक एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन भी दे रखा है, बैक एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन भी दे रखा है आपकी आईसीआई मॉड्यूल में, तो उसका क्वेश्चन देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा इसी से रिलेटेड है। तो अपना ये भी खत्म हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सिटी अपना ऑल सेट राइट। अब बात करेंगे अपन मॉडल टैक्स कन्वेंशन की। मॉडल टैक्स कन्वेंशन क्या बोलता है कि भाई डीटीडब्ल्यू में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ऑलराइट। तो अपन ये देखने जा रहे हैं कि भाई मॉडल टैक्स कन्वेंशन में क्या होता है। बेसिकली डीटीडब्ल्यू जो होता है ना, डीटीडब्ल्यू में बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, उन आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया ना डीटीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है, इंडिया ने सिंगापुर के साथ एक अग्रीमेंट करा। अच्छा, अग्रीमेंट किस रिस्पेक्ट में करा कि भाई हम क्या करेंगे, डबल टैक्स को अवॉइड करेंगे। इसमें अलग अलग तरीके के आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल 1 2 3 4 5 6, तो अपन सारे आर्टिकल्स का पढ़ेंगे कि भाई हर एक आर्टिकल हमें क्या क्या इनकम के बारे में बताता है। ऑल राइट गाइस, देखो अभी तक अपन ने ये देख लिया कि भाई डीटीडब्ल्यू क्या होता है। ठीक है, इसके बाद पहले वाले चैप्टर में अपन ने क्या देखा था कि भाई अपन ट्रीटी को किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे। अब अपन एक्चुअल में जो है डीटीडब्ल्यू को पढ़ने जा रहे हैं कि भाई डीटीडब्ल्यू में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लेट मी एडजस्ट माय कैमरा कैमरा या वी आर कूल हियर। अब देखो जो अपना डीटीडब्ल्यू एंटर करा जाता है ना, उसके दो मॉडल होते हैं, एक होता है ओएनसी, एक ओईसीडी मॉडल और एक होता है यूएन मॉडल। अब आप बोलोगे ये क्या चीज़ है, बकवास। कोई बकवास चीज़ नहीं है। ओईसीडी मॉडल का मतलब ये है कि भाई हम डीटीडब्ल्यू एंटर करते हैं बिटवीन डेवलप कंट्रीज। तो अगर डीटीडब्ल्यू किसी डेवलप कंट्री के बीच में क्या हुआ है, एंटर करा गया है, तो किस मॉडल पे होगा, ओईसीडी मॉडल के बेसिस पे बनेगा। तो ओईसीडी मॉडल का मतलब क्या है कि मॉडल कन्वेंशन बिटवीन डेवलप कंट्रीज। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन होता है। अच्छा, आपने रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन क्या होता है या फिर सोर्स बेस्ड टैक्सेशन क्या होता है वो आपने अभी तक समझ लिया। तो अगर आप इधर तक आए हो तो इसका मतलब ये है कि भाई आप दो चीज़ें तो समझते हो कि भाई रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन क्या होता है, सोर्स बेस्ड टैक्सेशन क्या होता है। ओईसीडी मॉडल के अंदर जो है 32 आर्टिकल होते हैं, 32 आर्टिकल बताते हैं कि भाई कौन कौन सी इनकम किस किस तरह से टैक्सेबल होगी। अच्छा, यूएन मॉडल क्या कहता है कि भाई कोई मॉडल जो किसके बेस में है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, इंडिया क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज है, तो इंडिया कौन सा मॉडल फॉलो करती है, इंडिया जो है यूएन मॉडल फॉलो करती है। इसके अंदर क्या होता है, सोर्स बेस्ड टैक्सेशन होता है। अच्छा, इधर 32 आर्टिकल है, इधर क्या है, इधर 32 है और इधर 31 आर्टिकल है। इजी। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने देख लिया कि भाई ओईसीडी मॉडल क्या होता है और यूएन मॉडल क्या होता है। एक होता है यूएसए का मॉडल। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है ये क्या बोलता है कि भाई हम खुद का मॉडल बनाएंगे, हम जो है ये नहीं जमता है, हम किसी का नौकर नहीं है, हम किसी का चापलूस नहीं है, हम खुद का मॉडल बना देंगे। तो यूएस मॉडल क्या होता है, अप्लाइड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो अपन को ये पता चल गया कि भाई जो डीटीडब्ल्यू होता है उसके कौन कौन से मॉडल होते हैं, ओईसीडी डेवलप के बीच में, यूएन मॉडल डेवलप्ड और डेवलपिंग के बीच में। तो अब इसको ऐसे ध्यान रख सकते हो, इंडिया क्या डेवलपिंग कंट्री है तो डेवलपिंग का मतलब क्या हो गया, यूएन मॉडल।
अब देखो DTAA का टाइटल क्या होता है। अच्छा, DTAA का टाइटल क्या होगा, DTAA मैंने आपको बता दिया क्या है, एक अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट के अंदर क्या है, टाइटल आएगा, आर्टिकल 1 2 3 4 5 6, ये अपन आर्टिकल्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो देखो टाइटल क्या कहता है, टाइटल का मतलब ये है कि भाई हमने अग्रीमेंट करा है, अग्रीमेंट बिटवीन स्टेट ए एंड स्टेट बी। किस लिए अग्रीमेंट करा है, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए एंड टैक्स अवॉइडेंस को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो हम डबल टैक्सेशन को तो अवॉइड करेंगे ही, उसके साथ साथ टैक्स अवॉइडेंस को, उसके साथ साथ टैक्स अवॉइडेंस को भी हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। तो गार वाले अपन ने चैप्टर में देखा था, गार वाले चैप्टर में अपन ने क्या देखा था कि भाई आप किस तरह से DTAA को जो है अब्यूज कर रहे थे, तो इसलिए हमने क्या करा, जो है टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस पे भी जो है कुछ क्लॉजेज डाल दिए इसके अंदर। ठीक है, प्रियम्बल का देखो, प्रियम्बल क्या बोलता है कि भाई हम क्या करेंगे, डबल टैक्स को अवॉइड करना चाहते हैं। हमारा पर्पस है कि हम डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना चाहते हैं। हमारा पर्पस ये नहीं है कि भाई आप TT को यूज करके, आप TT को गलत तरीके से यूज करके टैक्स बचा लो। तो नॉट फॉर TT शॉपिंग। इतनी कहानी समझ में आ गई। अच्छा, तो जो अगर अपना अग्रीमेंट है उसमें आर्टिकल नंबर 1 ये कहता है कि भाई कौन कौन से पर्सन कवर रहेंगे। तो देखो क्या दे रखा है कि भाई पर्सन वो आर रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। ठीक है, तो अगर इंडिया ने मलेशिया के साथ DTAA कवर कर रखा है, तो इस DTAA में कौन कौन से पर्सन कवर हो रहे हैं, जो इंडिया के रेसिडेंट है, जो मलेशिया के रेसिडेंट है, या फिर दोनों के रेसिडेंट है। अप्लाइज टू पर्सन हु आर रेसिडेंट ऑफ वन और बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। कौन कौन से टैक्सेस कवर्ड हैं, तो इनकम टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस कवर नहीं होते हैं। आर्टिकल 3 में जनरल डेफिनेशन दे रखी है, क्या बोलता है कि भाई पर्सन में कौन इंक्लूड है, इंडिविजुअल, कंपनी, AOP, एनी बॉडी ऑफ पर्संस। अच्छा, आर्टिकल 4 बताता है कि भाई रेसिडेंट अगर एक पर्सन है, ठीक है, और इंडिया और USA के बीच में या फिर मलेशिया के बीच में DTAA हो रखा है, तो ये जो पर्सन है इसका रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले DTAA ये बोलता है कि भाई आप रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करोगे एज पर द डोमेस्टिक लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। तो इंडिया में आपने पढ़ा कि वो कंडीशन होती है एटलीस्ट 180 डेज, एटलीस्ट 60 डेज फलाना ढिंगाना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि भाई डोमेस्टिक लॉ को अप्लाई करते समय, डोमेस्टिक लॉ को अप्लाई करने पे जो है उस बंदे का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या आता है। तो ये पर्सन है, ठीक है, ये इंडिया है और ये मलेशिया है। हमने इंडिया के लॉ लगा के देखे तो पता चला कि भाई ये इंडिया का रेसिडेंट है। मलेशिया के लॉ लगा के देखे तो पता चला ये मलेशिया का रेसिडेंट नहीं है। तो ये जो पर्सन है कौन सी कंट्री का रेसिडेंट माना जाएगा, इंडिया का। तो DTAA में सबसे पहले ये क्या रखा है कि भाई आप रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमिन करो एज पर द रिस्पेक्टिव लॉज ऑफ द डोमेस्टिक, एज पर द रिस्पेक्टिव लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। ठीक है, अगर आपको लगा कि भाई आपने दोनों कंट्री के लॉ को अप्लाई करा, ठीक है, और पता चला कि भाई ये बंदा तो दोनों का रेसिडेंट है, तो अब क्या माना जाए, अब कौन से जो है स्टेट का, कौन सी कंट्री का रेसिडेंट माना जाए। तो उसके लिए सरकार ने जो एक रूल बना रखा है, टाई ब्रेकर रूल जिसे कहते हैं अपन, वो अपन पढ़ेंगे नीचे। तो अगर पर्सन बिकम्स रेसिडेंट ऑफ बोथ द कंट्रीज, दोनों कंट्रीज का वो रेसिडेंट बन जाता है, तो इस रेसिडेंशियल स्टेटस विल बी डिटरमिन्ड एज फॉलोज। ठीक है, तो किसी भी एक कंट्री का तो अपन को उसको रेसिडेंट मानना पड़ेगा ना, अपन दोनों कंट्री का रेसिडेंट मानते हुए उसको काम नहीं कर सकते। किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का क्या होगा, रेसिडेंट होगा, दूसरे कंट्री का क्या होगा, नॉन रेसिडेंट होगा। उसके बेसिस पे DTAA में बहुत सारे प्रोविजंस दे रखे होंगे। तो देखो टाई ब्रेकर रूल मुझे ये बताता है कि भाई अगर इंडिविजुअल है तो सबसे पहले अगर आप दोनों कंट्री की क्या मान लिए गए हो, रेसिडेंट मान लिए गए हो एज पर द डोमेस्टिक लॉस, तो हम दोनों में से किसी एक कंट्री का आपको रेसिडेंट मानेंगे। कैसे मानेंगे, तो ये शैल बी डीम टू बी द रेसिडेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन विच ही हैज परमानेंट होम अवेलेबल। जहाँ पर आपका क्या है, परमानेंट होम अवेलेबल है, आपका जहाँ पर परमानेंट होम अवेलेबल है उसको जो है क्या माना जाएगा, उस कंट्री का आपको रेसिडेंट माना जाएगा। अगर आपका परमानेंट होम भी दोनों कंट्रीज में है या फिर आपका परमानेंट होम दोनों कंट्रीज में नहीं है, तो हम आपको जो है किस कंट्री का रेसिडेंट मानेंगे, विथ विच इस पर्सनल या फिर इकोनॉमिक रिलेशन आर क्लोज। ठीक है, अच्छा, अगर ये भी कंडीशन आप फुलफिल नहीं करो तो फिर आपको कौन सी कंट्री का रेसिडेंट माना जाएगा, रेसिडेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन विच ही हैज हैबिचुअल अबोर्ड। अगर आप ये तीसरी कंडीशन को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हो या फिर तीसरी कंडीशन से भी आपको पता नहीं चल पा रहा है कि भाई आप किस कंट्री के रेसिडेंट हो, फिर हम जाएंगे कि भाई आप किस कंट्री के नेशनल हो। ठीक है, आप किस कंट्री के नेशनल हो, उस कंट्री का आपको रेसिडेंट मान लिया जाएगा। अगर ये फॉलो करने के बाद भी आपको पता नहीं चल पा रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर अथॉरिटीज खुद बैठ के डिसाइड करेगी। कंप्लेंट अथॉरिटी शैल डिटरमिन रेसिडेंशियल स्टेटस बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट। समझ में आई कहानी। तो हमने सबसे पहले क्या देखा कि भाई आपके डोमेस्टिक लॉज हमने अप्लाई करे, आप दोनों कंट्री के क्या मान लिए गए, रेसिडेंट मान लिए गए। तो हम ये देखेंगे भाई हम क्या करेंगे, टाई ब्रेकर रूल लगाएंगे, और टाई ब्रेकर रूल हम क्या देखेंगे कि भाई आप किस कंट्री में आपका परमानेंट होम अवेलेबल है, उस कंट्री के आप रेसिडेंट मान लिए जाओगे। अगर ये वाली से आपको पता नहीं चल पा रहा फिर आप नीचे आओगे, किस कंट्री से आपके पर्सनल और इकोनॉमिक रिलेशन क्लोज है, उस कंट्री के रेसिडेंट मान लिए जाओगे। इससे भी पता नहीं चल पा रहा आप नीचे आओगे, किस कंट्री में आपका हैबिचुअल बोर्ड है, अदरवाइज किस कंट्री का आप नेशनल हो। अगर इतना सब करने के बाद भी आपको पता नहीं चल पा रहा, तो जो कंप्लेंट अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जो कंप्लेंट अथॉरिटीज़ हैं दोनों कंट्रीज़ की, वो बैठ के खुद डिसाइड करेगी कि भाई इसको किस कंट्री का रेसिडेंट मानना चाहिए। तो ये तो बात कर ली अपन ने किसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए। अदर पर्सन की बात करते हैं, जैसे कंपनी हो गया, फर्म हो गया, तो उस केस में कंप्लेंट अथॉरिटीज डिसाइड करेगी कि भाई कंप्लेंट अथॉरिटीज म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड करेगी कि भाई किस कंट्री का इसको रेसिडेंट माना जाए। तो डोमेस्टिक लॉ को अप्लाई करने के बाद आपको पता चला ये दोनों कंट्री का रेसिडेंट है, तो कंप्लेंट अथॉरिटीज खुद बैठ के डिसाइड करेगी कि भाई किसका रेसिडेंट माना जाए, किसका नॉन रेसिडेंट माना जाए। इजी। तो आर्टिकल 1 2 3 4 हो गया।
आर्टिकल 5 बताता है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है। तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट आपने पढ़ रखा है, क्या होता है? कोई ब्रांच है आपका, ऑफिस है, फैक्ट्री है, वर्कशॉप है, सेल्स आउटलेट है, प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है। तो हम पीई की बात करते हैं कि भाई एनआर का इंडिया में पीई है, एनआर का इंडिया में पीई है। तो एनआर का पीई का मतलब क्या है? तो एनआर का इंडिया में ब्रांच है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, कोई वर्कशॉप है, सेल्स आउटलेट है, या फिर जहाँ से वो क्या कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो पीई का मतलब क्या है? फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच द बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज इज होली और पार्टली कैरिड ऑन। अच्छा, अगर कोई बंदा क्या कर रहा है, दूसरी कंट्री में जाके कोई बिल्डिंग साइट खोलता है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, फिर इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट कर रहा है, और अगर वो मोर देन 12 मंथ्स कर रहा है, तो उसको भी पी मान लिया जाएगा एज पर ओईसीडी मॉडल। और ओईसीडी मॉडल क्या होता है? ओईसीडी मॉडल होता है जहाँ पर डेवलप कंट्री के बीच में क्या हो रहा है, डीटीडब्ल्यू हो रखा है। यूएन मॉडल कहता है कि भाई अगर आपने जो ये वाली एक्टिविटीज करी है, बिल्डिंग साइट की एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या इंस्टॉलेशन एक्टिविटी, वो 6 महीने से ज्यादा करी है, तो वो क्या मान लिया जाएगा? यूएन मॉडल। यूएन मॉडल के अकॉर्डिंग उसको भी पी मान लिया जाएगा। अच्छा, आपने एक चीज पढ़ रखी है, जब भी अपन क्या करते हैं, जब भी किसी कंट्री के साथ अपने डीटीडब्ल्यू एंटर कर रखा होता है, तो एनआर की इनकम इंडिया में टैक्सेबल कब होती है? जब उसका पी होता है, जब उसका क्या होता है, पी होता है। बिजनेस कनेक्शन अपन चेक नहीं करते, हम ये देखते हैं कि भाई उसका पी है कि नहीं है। अगर पी है तो ही क्या होगा, तो ही बेसिकली अपन उसको क्या करते हैं, उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल करते हैं। ये अपन ने बहुत बेसिक्स में पढ़ रखा है। अच्छा देखो, यूएन मॉडल क्या कहता है? यूएन मॉडल कहता है कि भाई पी में क्या इंक्लूड होगा, पी ऑल्सो इंक्लूड्स फर्निशिंग ऑफ सर्विसेज थ्रू एम्प्लॉयज या अदर पर्सन। अगर मैं कोई एनआर है, वो इंडिया में किसी अपने एम्प्लॉय के थ्रू या फिर किसी दूसरे बंदे के थ्रू क्या कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, तो उसको भी जो है पी मान लिया जाएगा, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मान लिया जाएगा। बट कंडीशन ये है कि भाई एक्टिविटीज कंटिन्यू हो रही है फॉर एग्रीगेट मोर देन 183 डेज इन द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, ये चीज़ किस में मानी जा रही है? सिर्फ और सिर्फ यूएन मॉडल में मानी जा रही है। तो देखो क्या दे रखा है, सर्विस पी ओनली इन यूएन मॉडल। सर्विस पी कहाँ पर है? सिर्फ और सिर्फ यूएन मॉडल के अंदर है। इजी। अब देखो क्या दे रखा है, इंश्योरेंस एंटरप्राइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। इंश्योरेंस एंटरप्राइज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट बोले तो अपन एज्यूम करते हैं भाई इंश्योरेंस कंपनी ऑफ मलेशिया बी डीम्ड टू हैव पी इन इंडिया इफ इट कलेक्ट्स प्रीमियम इन इंडिया। तो किसी इंश्योरेंस कंपनी जो कहाँ पर है, मलेशिया में, उसका पी इंडिया में मान लिया जाएगा, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट मान लिया जाएगा। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि भाई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का पर्पस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि डीटीडब्ल्यू हमेशा क्या कहता है, अगर किसी कंट्री ने इंडिया के साथ डीटीडब्ल्यू कर रखा है, तो डीटीडब्ल्यू क्या कहता है, डीटीडब्ल्यू ये कहता है कि भाई अगर उसका इंडिया में पी है तो ही उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, अगर पी नहीं है तो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, इवन इफ उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में एस्टेब्लिश हो जाता है, इवन इफ। अच्छा, तो अपन जो ये आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं ना, अपन ये जो आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, कौन से इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, ये यूएन मॉडल और ओईसीडी मॉडल में सेम सेम होते हैं। बस ऐसा है कि भाई यूएन मॉडल किसके बीच में होता है, डेवलप कंट्रीज के बीच में, यूएन मॉडल डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में होता है, डेवलपिंग और डेवलप्ड। और ओईसीडी मॉडल किसके बीच में होता है, डेवलप्ड कंट्रीज के बीच में होता है। अच्छा, कुछ कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं यूएन मॉडल में, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, कुछ कम है, तो अपन वो देख रहे हैं। जैसे सर्विस भी कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ यूएन मॉडल में है। इसी तरह से अगर मैंने आपको बताया इंश्योरेंस, कोई मलेशिया की इंश्योरेंस कंपनी है, वो इंडिया से क्या कर रही है, प्रीमियम कलेक्ट कर रही है, या फिर इंडिया में क्या कर रही है, इंडिया में रिस्क को इंश्योर कर रही है, तो उसका इंडिया में पी मान लिया जाएगा। उसको जो भी प्रीमियम मिल रहा है वो उसकी इनकम इंडिया में मान ली जाएगी, और उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। इजी। देखो अगेन क्या दे रखा है, ओनली इन यूएन मॉडल, लेकिन री इंश्योरेंस इंक्लूड नहीं हो रहा, ठीक है। इंश्योरेंस का इंश्योरेंस कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी अगर क्या कर रही है, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस कर रही है, उस पर उसको जो प्रीमियम मिल रहा है वो अपन जो है बेसिकली इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखो पी क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो अपन ने क्या कहा कि भाई अगर आपका इंडिया में क्या है, अगर आपका इंडिया में ब्रांच है, अगर आपका इंडिया में क्या है, ब्रांच है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, वर्कशॉप है, तो क्या मान लिया जाएगा, पी मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने इंडिया में क्या कर रखा है, आपका इंडिया में फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, लेकिन वो क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपने रख रखा है, तो एनआर ने इंडिया में एक ऑफिस खोला, वो क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है, तो उसको पी नहीं माना जाएगा। अच्छा, इंडिया में आपका कोई ब्रांच है, कोई पी है, जो क्या कर रहा है, बेसिकली प्रिपरेटरी फिर ऑक्सिलरी एक्टिविटीज करा जा रहा है, तो उसको जो है पी नहीं माना जाएगा। तो इंडिया में अगर आपकी कोई ब्रांच है, कोई ऑफिस है, वो क्या कर रही है, सपोर्ट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है, मतलब एक्चुअल बिजनेस नहीं कर रही, सपोर्ट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है, तो उसको जो है पी नहीं माना जाएगा। अगर इंडिया में क्या कर रहे हो, इंडिया में आपने कोई ब्रांच खोल के एडवर्टाइजमेंट या फिर प्रमोशनल एक्टिविटीज कर रहे हो, तो उसको भी जो है पी नहीं माना जाएगा। इजी। अच्छा, इंडिया में आपका कोई इंडिपेंडेंट एजेंट है, अगर आपका क्या है, इंडिया में इंडिपेंडेंट एजेंट है, तो उसको पी नहीं माना जाएगा, लेकिन डिपेंडेंट एजेंट को जो है पी मान लिया जाएगा। अगर आपका क्या है बेसिकली, आप जो है बेसिकली इंडिया में आपकी कोई वेबसाइट है, तो वेबसाइट को जो हम पी नहीं मानते, लेकिन अगर आपका इंडिया में सर्वर है तो उसको पी मान लिया जाता है। अच्छा, अगर आपकी सब्सिडी है, एसोसिएट है, कहाँ पर, इंडिया में, सब्सिडी एसोसिएट इंडिया में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी क्या होगी, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो गई, वो आपकी पी नहीं मानी जाएगी। इजी। अच्छा, ओईसीडी मॉडल ये कहता है कि भाई अगर इंडिया में कोई एनआर क्या कर रहा है, अपने गुड्स को सिर्फ और सिर्फ स्टोर कर रहा है, या फिर डिस्प्ले करा रहा है, या फिर डिलीवरी कर रहा है ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, तो उसको पी नहीं माना जाएगा। तो अगर आपने देखा हो कि भाई अमेजोन वाले बंदे, अगर आप क्या करते हो, अमेजोन से कोई ऑर्डर लेते हो, और वो अगर माल क्या करेंगे, बाहर से बेचेंगे, तो जैसे आपने क्या करा, एक इंपोर्टेड गाड़ी खरीदी अमेजोन से, ठीक है, चलो कोई भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट खरीदा अमेजोन से, तो अमेजोन क्या करता है, डायरेक्टली जो है यूएसए से आपको जो है डिलीवरी देता है,
डायरेक्टली क्या करता है, यूएसए से आपको डिलीवरी देता है। वो अपना माल इंडिया में स्टोर नहीं करता। क्यों स्टोर करके डिलीवरी नहीं देता? क्योंकि जो यूएन मॉडल है, यूएन मॉडल ये कहता है कि भाई अगर आपने क्या करा है, अगर आपने जो है माल स्टोर करके डिलीवरी दे दी तो उसको जो है पी मान लिया जाएगा। अब देखो, ओईसीडी मॉडल ये कहता है कि भाई अगर आपने इंडिया में स्टोर करा है या फिर डिस्प्ले करके उसको डिलीवरी करवा रहे हो तो उसको पी नहीं माना जाएगा। लेकिन यूएन मॉडल ये कहता है कि अगर आपने स्टोर करा है, डिस्प्ले करा है, तो उसको पी नहीं माना जाएगा। लेकिन जैसे आप डिलीवरी दे दोगे तो उसको पी मान लिया जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि जो अमेजोन होती है वो क्या करती है, अपना जो गुड्स है वो इंडिया में स्टोर तो करती है, डिस्प्ले करती है, लेकिन इंडिया से आपको डिलीवरी नहीं देती। क्योंकि अगर वो डिलीवरी देने लग गई तो यूएन मॉडल ये कहता है कि उसको पी मान लो, उसको पी मान लो, और फिर उसकी इनकम क्या हो जाएगी, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। लॉजिकली समझ में आ रही है? देखो यू ओईसीडी मॉडल ये कहता है कि अगर आप इंडिया में स्टोर कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो, फिर डिलीवरी भी दे रहे हो तो उसको पी नहीं माना जाएगा। लेकिन जो यूएन मॉडल है, यूएन मॉडल कहता है कि भाई आपने क्या करा है, स्टोर करा है, डिस्प्ले करा है, तो पी नहीं माना जाएगा। लेकिन डिलीवरी बड़ी दर नहीं है, देखो डिलीवरी बड़ी दर नहीं है, तो आपने जैसे ही डिलीवरी भी कर दी तो बेसिकली क्या मान लिया जाएगा, आपका इंडिया में पी है, फिर आपको जो है उस पर टैक्स पे करना पड़ जाएगा। ये सारी बारीकियां हैं, आपको ध्यान रखनी है। देखो आर्टिकल 7 बताता है, तो मैंने आपको बता रखा है कि भाई डीटीडब्ल्यू मुझे क्या कहता है कि इंडिया में आपका बिजनेस प्रॉफिट टैक्सेबल कब होगा, जब आपका पी है। तो ओनली इफ द एंटरप्राइजेस पी इन द सोर्स स्टेट, अगर आपको इंडिया में पी नहीं है तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। फोआ रूल क्या कहता है, एफओए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल क्या कहता है वो समझना। ये एप्पल की कंपनी है, कहाँ पर, यूएसए में। इंडिया में उसने क्या करा, एक पी खोला, ठीक है। अच्छा, इधर से एक कस्टमर पकड़ा, कस्टमर ने क्या करा, पी से जो है एक एप्पल का आईफोन मांगा, एप्पल का आईफोन खरीद लिया। अब मुझे बताओ कि ये जो पी ने एप्पल का आईफोन बेचा है उस पर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, बाकी जो कवर ववर एसेसरीज है ना, वो क्या करा, इस एप्पल वाली ने, ये यूएसए वाली कंपनी ने डायरेक्टली इसको भेज दिया, डायरेक्टली इसको क्या करा, भेज दिया। अब सवाल आता है कि भाई ये जो इस बंदे ने क्या करा है, डायरेक्टली माल बेचा है किसको, कस्टमर को, क्या उसको भी जो है हम बेसिकली बिजनेस प्रॉफिट मानते हुए इंडिया में टैक्सेबल कर दें? तो बेसिकली एक तो चीज़ हुई कि एक तो पी के थ्रू आया, वो तो पी पे टैक्स पे कर देगी। एक इसने डायरेक्टली सप्लाई कर दिया, एक इसने डायरेक्टली सप्लाई कर दिया, तो क्या उसको भी हम टैक्सेबल कर दें? सरकार कहती है, अपना लोग कहता है हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जो है पी का बेनिफिट लेते हुए क्या करा है, सेल करी है। तो फोआ रूल कहता है कि भाई जो यूएसए ने क्या करा है, एसेसरीज भेजी है किसको, कस्टमर को, डायरेक्टली पी के थ्रू नहीं भेजी है, डायरेक्टली भेजी है, उसको भी बिजनेस प्रॉफिट मान लिया जाएगा। अब देखो क्या रखा है, प्रॉफिट अर्न नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द पी इन सोर्स स्टेट। इंडिया में प्रॉफिट आपने पी के थ्रू अर्न नहीं करा, बट डायरेक्ट सेल करी फ्रॉम हेड ऑफिस से, तो उसको भी जो है इंडिया में आपका प्रॉफिट मान लिया जाएगा। फोआ समझ में आ गया? फोआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रूल कहते हैं इसको अपन, फोआ। आर्टिकल 11 बात करता है इंटरेस्ट इनकम की। आर्टिकल 11 क्या कहता है, आर्टिकल 11 बेसिकली मुझे ये कहता है, सेकंड, हाँ ओके ठीक है। आर्टिकल 11 मुझे इंटरेस्ट इनकम की बात करता है। देखो क्या दे रखा है, इंटरेस्ट इनकम अराइजिंग टू अ पर्सन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट शेल बी टैक्सेबल इन द रेसिडेंट स्टेट। तो वो पर्सन जिस कंट्री का रेसिडेंट है उसी कंट्री में जो है टैक्सेबल होगा, दूसरी कंट्री में टैक्सेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट डज नॉट इंक्लूड पेनल्टी चार्जेस फॉर लेट पेमेंट। इंटरेस्ट में क्या नहीं इंक्लूड नहीं होता, पेनल्टी चार्जेस फॉर लेट पेमेंट इंक्लूड नहीं होता। लेकिन देखो क्या दे रखा है, इंटरेस्ट इनकम में ऑल्सो भी टैक्स इन सोर्स स्टेट, में ऑल्सो भी टैक्स इन सोर्स स्टेट। अपन ऊपर क्या देखा, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल होगा रेसिडेंट स्टेट में, लेकिन जिस कंट्री में इंटरेस्ट अराइज हो रहा है उधर भी टैक्सेबल हो सकता है। बट ओईसीडी मॉडल ये कहता है कि भाई टैक्स जो है 10% से ज़्यादा नहीं होगा। या फिर यूएन मॉडल कहता है कि भाई टैक्स जो है एक टैक्स शैल नॉट एग्जिट एज परसेंटेज एज में बी डिसाइडेड। तो दो कंट्री मिलकर डिसाइड करेगी, ठीक है। तो हमने देखा कि भाई इंटरेस्ट इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होगा, ओनली इन द कंट्री जहाँ का क्या है वो रेसिडेंट है। लेकिन सोर्स स्टेट में भी टैक्सेबल हो सकता है, बट क्या है, एक टैक्स की अपने क्या लगा दी, स्लैब लगा दी कि भाई ओईसीडी मॉडल में 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता, और यूएन मॉडल में क्या नहीं हो सकता, यूएन मॉडल में परसेंटेज एज में भी प्रिस्क्राइब से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसी तरह से अपन आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 12 और 12 क्या कहता है, वो रॉयल्टी और एफटीएस की बात करता है। देखो अगेन, टैक्सेबल होगा सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल होगा सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट स्टेट में, लेकिन सोर्स स्टेट में भी टैक्सेबल हो सकता है, बट टैक्स शैल नॉट एग्जिट सच परसेंटेज एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। तो आर्टिकल 12 था किसके लिए, रॉयल्टी के लिए, 12 था एफटीएस के लिए। तो देखो क्या था, 12 सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, यूएन मॉडल में है। एफटीएस का मतलब क्या होता है, पेमेंट फॉर मैनेजरियल टेक्निकल या कंसल्टेंसी सर्विसेज, लेकिन एफटीएस में क्या इंक्लूड नहीं होता, अगर आपने इंप्लॉय को पेमेंट करी है जो सैलरी के अंदर टैक्सेबल है वो इंक्लूड नहीं होती। अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, उससे आपको पेमेंट मिल रहा है, तो वो टेक्निकल सर्विसेज नहीं है, वो आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज है, वो एफटीएस में इंक्लूड नहीं होगी। या फिर अगर आपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ पेमेंट करा है तो उसको भी अपन एफटीएस में इंक्लूड नहीं करेंगे। इसी तरह से अपन बात करते हैं कैपिटल गेंस की। तो कैपिटल गेन पे टैक्स कौन लेगा, रेसिडेंट स्टेट लेगा, जिस कंट्री के आप क्या हो, रेसिडेंट हो, उसको जो है क्या है, एक्सक्लूसिव राइट है टू टैक्स द कैपिटल गेन्स। लेकिन देखो एक्सेप्शन क्या दे रखा है, सोर्स स्टेट भी क्या कर सकता है, बेसिकली सोर्स स्टेट भी बेसिकली क्या कर सकता है, टैक्स कलेक्ट कर सकता है, बट कंडीशन है देखो, इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स सोर्स स्टेट के पास भी राइट है, लेकिन कंडीशन है कि जो शेयर्स सोर्स स्टेट में बेचे गए हैं, फॉर एग्जांपल शेयर्स अगर इंडिया में बेचे गए हैं, इंडिया के शेयर्स अगर बेचे गए हैं,
तो कंडीशन ये है कि जो मोर देन 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द शेयर्स की 50% से ज़्यादा की वैल्यू ड्यूरिंग द प्रीसिडिंग 365 days इज डिराइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द इमूवेबल प्रॉपर्टी इन सच सोर्स स्टेट। तो अगर आपने जो इंडिया के शेयर्स बेचे, इंडिया की कंपनी के शेयर्स बेचे हैं, वो किस तरह टैक्सेबल होगी? जिस कंट्री के आप रेसिडेंट हो। लेकिन इंडिया में भी जो है टैक्सेबल हो सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि जो शेयर्स की वैल्यू है मोर देन 50% कहाँ से डिराइव हो रही है? फ्रॉम द इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन सच सोर्स स्टेट इज ड्राइव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम सच सोर्स स्टेट। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 14 देखना कहाँ पर है? सिर्फ और सिर्फ यूएन मॉडल में, इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज। तो इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज का मतलब क्या है कि भाई रोहन है, रोहन क्या है? बार्बर है। रोहन कहाँ पर गया? रोहन जो है अमेरिका में गया, वहाँ पर टॉम क्रूज के बाल काट के आ गया। ठीक है। तो क्या हो गई? इंडिपेंडेंट पर्सनल सर्विसेज हो गई। तो कहाँ पे टैक्सेबल होगी? टैक्सेबल होगी सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट स्टेट में। लेकिन सोर्स स्टेट में भी टैक्सेबल हो सकती है, बट कंडीशन क्या है कि भाई रोहन रोहन क्या कर रहा है? सोर्स स्टेट में 183 दिन से ज़्यादा सर्विसेज दे के आया, मतलब 183 दिन से ज़्यादा के बाल काटता रहा। ठीक है। या फिर पर्सन हैज फिक्स प्लेस इन द सोर्स स्टेट, या मेरा क्या है पी है उधर, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जो सर्विसेज है अपनी सर्विसेज 183 दिन से ज़्यादा के लिए दे रहा हूँ। तो पर्सन स्टेज इन द सोर्स स्टेट एग्जिट्स 183 डेज। तो मतलब हो सकता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ 185 दिन तक टॉम क्रूज के बाल काट रहा हूँ, या फिर हो सकता है कि भाई मैंने उधर क्या करा 185 दिन तक अपना एक ठेला लगा लिया और बोला कि भाई जिसको भी बाल कटाने आ जाओ। ईजी है। आर्टिकल 14 समझ में आ गया आपको? जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑल राइट, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 21 क्या बताता है? अदर इनकम के बारे में बताता है। तो अदर इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होगी? टैक्सेबल होगी सिर्फ और सिर्फ सोर्स स्टेट, रेसिडेंट स्टेट में सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल होगी एज पर ओईसीडी मॉडल। लेकिन शेल बी टैक्सेबल इन बोथ स्टेट एज पर यूएन मॉडल। ठीक है। तो दोनों स्टेट में टैक्सेबल हो जाएगी एज पर यूएन मॉडल। कैसे टैक्सेबल होगी वो अग्रीमेंट के अंदर डिफाइंड होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो अपना ओईसीडी मॉडल होता है वो किस किस रूल पे चलता है? रेसिडेंस बेस्ड टैक्सेशन पे चलता है। और जो अपना यूएन मॉडल होता है वो सोर्स बेस्ड टैक्सेशन पे चलता है। आर्टिकल 23 बताता है कि भाई किस तरह से डबल टैक्सेशन को अवॉइड करा जाएगा। तो एक होता है एग्जेम्पशन मेथड कि भाई दोनों में से एक कंट्री क्या करेगी? इनकम को एग्जाम कर देगी। और एक होता है टैक्स क्रेडिट मेथड की मतलब दोनों में से एक कंट्री में जिस कंट्री में भी आपने क्या करा है टैक्स पे करा है, तो रेसिडेंट वाली कंट्री आपको जो है टैक्स क्रेडिट दे देगी। तो रेसिडेंट स्टेट शेल गिव क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड इन द सोर्स स्टेट। अपन ने डीडब्ल्यू वाले चैप्टर में भी बहुत अच्छी तरह देखा था। आर्टिकल 24 कहता है कि भाई आप जो है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। आर्टिकल 25 कहता है कि भाई अगर व्हेन द टैक्स पेयर, अगर रोहन को लगता है कि ट्रीटमेंट अकॉर्डेड बाय ईदर या बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मतलब इंडिया या फिर यूएसए या फिर दोनों ने जो ट्रीटमेंट दिया है, जो मेरे साथ दुर्व्यवहार करा है, इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द डीटी, मतलब उन लोगों ने क्या करा है बेसिकली डीडीडब्ल्यू को वॉलेट करा है, या फिर डीडब्ल्यू के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करा, तो आर्टिकल जो है क्या करता है, ये आर्टिकल प्रोवाइड करता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए कि भाई जो मुझे डिस्प्यूट है उसको किस तरह से रिजोल्व करा जाएगा। तो जो मेरे डिस्प्यूट है उसको किस तरह से रिजोल्व करा जाएगा मुझे आर्टिकल 25 कहता है। तो देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, एक तो है ओईसीडी मॉडल और एक है यूएन मॉडल। टैक्स पेयर बोले तो रोहन, रोहन किसको रिक्वेस्ट कर सकता है? इधर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को फॉर म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। रोहन इंडिया के पास जा सकता है या फिर यूएसए के पास जा सकता है और बोल सकता है कि भाई देखो मुझे ये डिस्प्यूट आप ठीक करो। आर्बिट्रेशन कैन बी रिक्वेस्टेड बाय द पर्सन हु इनिशिएटेड द केस। तो जो मैं बंदा हूँ, मैं रोहन बोल सकता हूँ कि भाई आर्बिट्रेशन कर लेते हैं, मतलब हम क्या करते हैं बैठ के एक म्यूचुअल डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है। टाइम लिमिट दे रखी है आर्बिट्रेशन की 2 years फ्रॉम द डेट व्हेन ऑल द इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द कंप्लेंट अथॉरिटीज इन ऑर्डर टू एड्रेस द केस इज अवेलेबल। तो जिस दिन दोनों कंप्लेंट अथॉरिटीज को बोले तो इंडिया और यूएसए को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उस दिन के विदिन 2 years तक रोहन ये कह सकता है कि भाई आर्बिट्रेशन कर लेते हैं। ठीक है। बैठ के सुलझा लेते हैं। एक बार आर्बिट्रेशन का डिसीजन आ गया तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, आप उस पर डिपार्चर नहीं कर सकते। तो नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर डिपार्चर फ्रॉम द आर्बिट्रेशन। ये बात करिए अपने ओईसीडी मॉडल की। अब बात करते हैं अपन यूएन मॉडल की। तो टैक्स पेयर क्या कर सकता है? टैक्स पेयर सिर्फ और सिर्फ जा सकता है रेसिडेंट स्टेट के पास। तो रोहन अगर इंडिया का रेसिडेंट है तो रोहन कहाँ के पास जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ इंडिया के पास जा सकता है। ओईसीडी मॉडल में क्या हो रहा था? इधर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट किसी के पास भी जा सकते हो, किस चीज़ के लिए? कि डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए। अच्छा, आर्बिट्रेशन में भी जा सकते हो, लेकिन आर्बिट्रेशन में कौन जाएगा? आर्बिट्रेशन मस्ट बी रिक्वेस्टेड बाय द कंप्लेंट अथॉरिटीज ऑफ वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। तो आर्बिट्रेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? कंप्लेंट अथॉरिटीज कर सकती है, टैक्स पेयर, मतलब रोहन नहीं कर सकता। रोहन नहीं कर सकता। लेकिन ओईसीडी मॉडल में आर्बिट्रेशन कौन कर रहा था? मे बी रिक्वेस्टेड बाय द पर्सन हु इनिशिएटेड द केस, मतलब रोहन आर्बिट्रेशन कर सकता है। नीचे हमने देखा कि भाई रोहन आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकता। आर्बिट्रेशन में अगर जाना है तो कौन जाएगा? इंडिया की कंप्लेंट अथॉरिटीज या फिर यूएसए की कंप्लेंट अथॉरिटीज अगर चाहेगी तो ही आर्बिट्रेशन कर सकती है। अदरवाइज जो अपना यूएन मॉडल है उसके अंदर आर्बिट्रेशन बाय रोहन, मतलब आर्बिट्रेशन बाय टैक्स पेयर पॉसिबल नहीं है। तो देखो क्या दे रखा है, अल्टरनेटिव ये क्या था कि भाई टैक्स पेयर रेसिडेंट स्टेट के पास जा सकता है या फिर आर्बिट्रेशन हो सकता है। लेकिन आर्बिट्रेशन कौन करेगा? आर्बिट्रेशन अपने देखा सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट अथॉरिटीज करेगी।
वंस अ रिक्वेस्ट इज मेड टैक्स पेयर विल बी नोटिफाइड, ठीक है, टैक्स पेयर को नोटिफाई कर दिया जाएगा कि भाई हम आर्बिट्रेशन के अंदर जा रहे हैं। तो रेफरेंस टू एन आर्बिट्रेशन प्रोसेस एज द पार्ट ऑफ मैप द डिसीजन अराइव्ड एट थ्रू द प्रोसेस इज बाइंडिंग अनलेस द पर्सन डायरेक्टली अफेक्टेड डज नॉट एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो जो भी आर्बिट्रेशन का डिसीजन आएगा तो बाइंडिंग होगा, दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। तो अपन ने देखा भाई आर्बिट्रेशन कौन इनिशिएट करेगा, कंप्लेंट अथॉरिटीज इनिशिएट करेगी, ठीक है। अच्छा कब तक इनिशिएट करेगी, देखो आर्बिट्रेशन में भी इनिशिएटेड अगर कंप्लेंट अथॉरिटीज आर अनेबल टू रीच एन अग्रीमेंट, मतलब कंप्लेंट अथॉरिटीज बेसिकली अग्रीमेंट पे रीच नहीं कर पा रही है, डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पा रही है, तो विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द प्रेजेंटेशन ऑफ केस वो क्या कर सकती है, आर्बिट्रेशन में जा सकती है। क्या देखा अपन ने, विद इन 3 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द प्रेजेंटेशन ऑफ द केस अपन क्या कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन के अंदर जा सकते हैं। अच्छा पर्सन कैन नॉट इनिशिएट आर्बिट्रेशन इन द यूएन मॉडल, अपन ने वही देख लिया। अब देखो आर्बिट्रेशन का डिसीजन आ गया, आर्बिट्रेशन का डिसीजन आ गया तो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ डिसीजन कंप्लेंट अथॉरिटी चाहे तो क्या कर सकती है, आर्बिट्रेशन डिसीजन से डिपार्ट कर सकती है, ठीक है। तो हमने क्या करा, म्यूचुअली एक चीज डिसाइड करी, ए और बी ने क्या करा, म्यूचुअली एक चीज डिसाइड करी, आर्बिट्रेशन में चले गए, आर्बिट्रेशन का डिसीजन आ गया, हम विद इन 6 मंथ, हम विद इन 6 मंथ चाहे तो क्या कर सकते हैं, डिपार्ट कर सकते हैं, मतलब हम चाहें तो ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है यार अब मेरा मन नहीं कर रहा, अब मैं इस डिसीजन को कंप्लाई नहीं करूंगी। तो कंप्लेंट अथॉरिटीज, ठीक है, कंप्लेंट अथॉरिटीज क्या चाहे मे डिपार्ट, अगर चाहती है तो डिपार्ट कर सकती है फ्रॉम द आर्बिट्रेशन डिसीजन इफ दे अग्री टू डू सो विद इन 6 मंथ फ्रॉम द विद इन 6 मंथ आफ्टर द डिसीजन हैज बीन कम्युनिकेटेड। तो ऊपर कोई ऐसा नहीं था, नो स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर डिपार्चर, आप डिपार्चर नहीं कर सकते थे, लेकिन बेसिकली यूएन मॉडल में आप जो है डिपार्चर कर सकते हो। कौन कर सकता है, बेसिकली कंप्लेंट अथॉरिटीज कर सकती है, क्योंकि कंप्लेंट अथॉरिटीज ने पहले केस में क्या करा था, कंप्लेंट अथॉरिटीज ने फर्स्ट हैंड में जो है आर्बिट्रेशन के लिए अप्रोच करा था। लास्ट आर्टिकल 26 क्या बताता है, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इंडिया और यूएसए ने क्या करा है, बेसिकली एक डीटीडब्ल्यू एंटर करा है। तो उस केस में आर्टिकल 26 क्या कहता है कि कंप्लेंट अथॉरिटीज शेल एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विच इज फोर्सेबली रेलेवेंट, तो जो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है आप क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। अब देखो क्या दे रखा है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन या फिर सोर्स ऑफ एक्सचेंज या स्कोप ऑफ एक्सचेंज इज नॉट लिमिटेड टू द टैक्स पेयर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। हम वो सारी इन्फॉर्मेशन मंगा सकते हैं जो क्या है, जो बेसिकली टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन या कंप्लायंस इंप्रूवमेंट के काम की है। कंप्लेंट अथॉरिटी या फिर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हैज नो ऑब्लिगेशन, मतलब इंडिया फॉर एग्जांपल चाहे तो इन्फॉर्मेशन नहीं देगी, कब नहीं देगी, जहाँ पर टू सप्लाई इन्फॉर्मेशन विच इज नॉट ऑब्टेनेबल। तो जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेनेबल नहीं है उसके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तो यूएसए ने कहा, यूएसए ने इंडिया को कहा कि भाई आप जो है मुझे कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकाल के दो। इंडिया बोलती है कि भाई ठीक है मैं तो ये निकाल ही नहीं सकती, मेरे लिए ऑब्टेनेबल ही नहीं है, तो मैं कैसे दूंगी। तो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की कोई जिम्मेदारी नहीं है टू सप्लाई इन्फॉर्मेशन विच इज नॉट ऑब्टेनेबल, या टू सप्लाई इन्फॉर्मेशन जो कॉन्ट्रारी टू द पब्लिक पॉलिसी, क्या है, टू कॉन्ट्रारी टू द पब्लिक पॉलिसी, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन जो किससे रिलेट करती है, किसी सीक्रेट से रिलेट करती है। तो देखो ट्रेड बिजनेस है, प्रोफेशनल सीक्रेट। तो अपना फॉलोइंग आर्टिकल 26 क्या बताता है कि भाई किस तरह से आप इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करोगे। तो फाइनली अपने देख लिया मॉडल टैक्स कन्वेंशन, ठीक है, मॉडल टैक्स कन्वेंशन देख लिया, बहुत आसानी से हमने समझ लिया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें जो आर्टिकल्स है ना, इसमें जो आर्टिकल्स है ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, आर्टिकल्स पे आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। अब अपना इंटरनेशनल टैक्सेशन की लास्ट चीज बच रही है और वो है बेब्स, नॉट बेब्स, इट्स बेब्स। सो BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, राइट। तो लास्ट टॉपिक है अपना बेब्स, नॉट बेब्स, इट्स बेब्स, बेब्स। ऑल राइट, तो अपन बेब्स पढ़ना चालू करते हैं। हाँ जी, तो देखो अपन नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं बेब्स, BEPS, बेब्स, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, देखो आपको पता है कि भाई ये इंडिया है, ये यूएसए है, ये पाकिस्तान है, ये सिंगापुर है, ठीक है। अच्छा लोग क्या कर रहे थे ना, लोग अपने अरेंजमेंट को कुछ इस तरह से प्लान कर रहे थे कि भाई वो क्या कर रहे थे, अपने टैक्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो बेब्स लेके आया गया। बेब्स क्या होता है, देखो एक ऐसी टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी दैट एक्सप्लॉइट्स गैप्स एंड मिसमैचेस इन द टैक्स रूल्स टू मेक प्रॉफिट डिसअपियर और टू शिफ्ट प्रॉफिट वेयर देयर इज नो टैक्स या फिर लो टैक्स। तो बेब्स कौन लेके आया, बेब्स लेके आए हमारे जैसे बिजनेसमैन जो क्या है, चंट हैं। उसने देखा कि यार इंडिया में मुझे बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, उसने कुछ ऐसे अरेंजमेंट करे, उसने कुछ ऐसे अरेंजमेंट करे जहाँ पर उसका टैक्स इंडिया में एकदम कम हो, और बेसिकली टैक्स कहाँ पर लगे, दुबई में लगे, और दुबई में अल्टीमेटली टैक्स होता है जीरो, तो कुछ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेब्स क्या करता है, बेसिकली बेब्स क्या है, एक टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजी है। हम क्या करते हैं, अपनी टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग टैक्स ट्रीटमेंट्स होते हैं चीज़ों के, उसको अपन एक्सप्लॉइट करके अपना प्रॉफिट या तो डिसअपियर कर देते हैं, या फिर अपना प्रॉफिट हम ऐसी जगह पे शिफ्ट करते हैं जहाँ पर टैक्स लगता ही नहीं है। तो OECD एक संस्था है, OECD एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। उसने क्या बोला, उसने कंट्रीज की एक मीटिंग बुलाई, बोले कंट्रीज के सबसे सारे एग्जीक्यूटिव्स को बुलाया और कहा कि भाई देखो हम नहीं चाहते कि भाई लोग इस तरह से क्या करें, चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके अपना टैक्स बचाएं, ठीक है। तो लोगों ने क्या करा, इन सब ने बैठ के एक मीटिंग करी और मीटिंग करके कुछ एक्शन प्लान्स बनाए। तो 15 एक्शन प्लान्स बनाए टू एड्रेस वेब। तो 15 एक्शन प्लान बनाए और क्या करा हमने, और बोला कि भाई देखो हम क्या करते हैं, वेब्स को एड्रेस करते हैं।
तो ये अपन एक्शन प्लान पढ़ने जा रहे हैं। इन एक्शन प्लान की वजह से हुआ क्या, इन एक्शन प्लान की वजह से हुआ ये कि भाई जो मुझ जैसे लोग थे, जो चंड थे, बहादुर थे, ठीक है, उनने क्या करा था, जो अलग अलग स्ट्रेटेजीज अपना रखी थी उसको हमने क्या करा, नलीफाई कर दिया। देखो एक्शन प्लान वन क्या है, डिजिटल इकोनॉमी के लिए आया, ठीक है। तो आपने अपने इनकम टैक्स एक्ट में ये पढ़ाई कि अगर किसी एनआर का इंडिया में क्या है, किसी एनआर का अगर इंडिया में क्या है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, तो उसको क्या मान लिया जाता है, उसको बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाता है। और बिजनेस कनेक्शन मानते ही हम क्या करते हैं कि भाई उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल कर देते हैं। तो हमने क्या करा, एग्जिस्टिंग पी रूल को मॉडिफाई करा, हमने एग्जिस्टिंग पी रूल को मॉडिफाई करा और क्या करा, ये डाल दिया कि भाई अगर आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस भी है तो उसको क्या मान लिया जाएगा, पी मान लिया जाएगा। पी की अपन ने क्या डेफिनेशन दे रखी है कि भाई आपका ब्रांच है, ऑफिस है, फैक्ट्री है, वर्कशॉप है, ये सब कैसे होता है, ये सब फिजिकली होता है। अच्छा सिग्निफिकेंट डिजिटल प्रेजेंस आपने देखा था कि भाई आप क्या कर रहे हो, 3 लाख यूजर से इंटरेक्शन कर रहे हो, ठीक है, अगर आप वो कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो तो बेसिकली आपका क्या मान लिया जाता है, आपको सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मान लिया जाता है। तो अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ई कॉमर्स ऑपरेटर या फिर कोई भी जैसे फेसबुक है, या फिर फेसबुक हो गया, या फिर इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है, उन सबका हेड ऑफिस बाहर है, ठीक है, उनकी उनको इनकम हो रही है, उनको बहुत सारी इनकम हो रही है, उनको बहुत सारी इनकम हो रही है। तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया क्या कर रहा है बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया उसको जो है उसका प्रीमियम ले रहा है, इंस्टाग्राम का प्रीमियम ले रहा है, तो उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल कैसे हो, उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल कैसे हो। तो सरकार ने कहा कि भाई अगर इस इंस्टाग्राम का इंडिया में क्या है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो इसका मान लिया जाएगा कि भाई क्या है, वो पी है। और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस की अपने डेफिनेशन देखी थी अपने एनआर के टैक्सेशन के बेसिक्स में। अच्छा हमने ये कहा कि भाई अगर आप क्या कर रहे हो, अपना जो है वेबसाइट मेंटेन करते हो किसी दूसरी कंट्री के सर्वर में, तो उसको भी जो है पी मान लिया जाएगा। तो इंडिया में एक सर्वर इंस्टॉल्ड है, ठीक है, अमेजोन का जो वेबसाइट है वो इंडिया के सर्वर पे है, तो उसको भी क्या माना जाएगा कि भाई ठीक है आपका क्या है, इंडिया के अंदर पी है। तो वर्चुअल फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस को भी है जो है हम क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। अच्छा इंपोजिशन ऑफ फाइनल विदहोल्डिंग टैक्स, जैसे अपन ने क्या करा, इंडिया में ई लगा दिया। तो अपन को ये चीज़ पता है कि भाई पहले क्या होते थे, पहले जो है अपने बिजनेसेस होते थे कैसे, फिजिकल में, लेकिन अब तो क्या होता है, अब डिजिटल इकोनॉमी हुई है, अब बिजनेसेस क्या होते हैं, ऑनलाइन होते हैं। तो ऑनलाइन होते हैं तो हमने क्या करा, हमने अपने पी रूल को मॉडिफाई कर दिया और पी रूल को मॉडिफाई करके हमने जो है ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करी। तो सारी कंट्रीज की मीटिंग हुई, सारी कंट्रीज ने एक्शन प्लान वन को अप्रूव करा। इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने बेसिकली सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ला दिया और फिर अपना ईएल जो अपना होता है वो भी अपन ने लेके आ गए। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो रही थी पहले, वो अब टैक्सेबल होने लग जाएगी। तो जो एनआर लोग पहले क्या कर रहे थे, नॉन रेसिडेंट लोग पहले अपनी जो है टैक्स फ्री इनकम कमा रहे थे, अब उन पर भी हमने टैक्स लगा दिया। अच्छा इसी तरह से अपन एक्शन प्लान 2 और एक्शन प्लान 3 पढ़ेंगे, उससे पहले आ जाते हैं अपन एक्शन प्लान 4 पे। अच्छा एक्शन प्लान 4 क्या कहता है, एक्शन प्लान 4 ये कहता है कि देखो इंडिया में टैक्स लगता है कितना, 20% अज्यूम करते हैं, दुबई में टैक्स लगता है 0। तो मैंने क्या करा, मैंने बेसिकली दुबई से कोई लोन उठा लिया, ठीक है, मैंने दुबई से कोई लोन उठा लिया। अच्छा लोन उठा के क्या करा, मैंने अपनी बुक्स में उसका इंटरेस्ट का खर्चा क्लेम कर रहा हूँ। दुबई वाली एंटरप्राइज को क्या हो रहा है, दुबई वाली बेसिकली एंटरप्राइज को हो रही है इनकम, अच्छा उस पर तो टैक्स लगता ही नहीं, 0 लगता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली जो है डेट के लोन्स उठा रहा हूँ, डेट उठा रहा हूँ, लोन उठा रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं लोन उठा रहा हूँ, डेट उठा रहा हूँ किसी ऐसी कंट्री से जहाँ पर टैक्स लगता है नहीं या फिर बहुत लो टैक्स लगता है। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, इसकी वजह से हो या रहा है क्या है कि भाई इंडिया में मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिया में जो है बेसिकली मैं इंटरेस्ट का डिडक्शन लेते जा रहा हूँ, इंडिया में जो है मैं इंटरेस्ट का डिडक्शन लेते जा रहा हूँ और अपनी इनकम कम कर रहा हूँ, और दुबई में टैक्स लग रहा नहीं है। तो इसकी वजह से क्या निकल के आया, इसकी वजह से इंडिया में जो है सेक्शन 94 भी इंट्रोड्यूस हुआ कि भाई अगर आप क्या करते हो किसी एसोसिएट एंटरप्राइज से क्या कर रहे हो, किसी एसोसिएट एंटरप्राइज से लोन ले रहे हो, तो उस केस में जो है हम आपका जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है उस पर लिमिटेशन लगा देते हैं, और लिमिटेशन कितना है, 30% ऑफ एबिटा। तो एक्शन प्लान 4 क्या करता है, इंटरेस्ट डिडक्शन को एड्रेस करता है। एंटिटीज इन हाई टैक्स जुरिडिक्शन, बोल तो इंडिया में जो एंटिटी है टुक हाई लोन, उसने क्या करा, लोन ले लिया एंड क्लेम करिए डिडक्शन फ्रॉम एंटिटीज इन लो टैक्स या नो टैक्स जुरिडिक्शन। तो मैंने अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से, ठीक है, मैंने अपनी सब्सिडी से क्या करा, बहुत बड़ा लोन उठा लिया, उसमें मैं इंटरेस्ट का एक्सपेंस क्लेम कर रहा हूँ। इंडिया में मेरी इनकम कम होती जा रही है, टैक्स का मैं कम पे कर रहा हूँ, फॉरन में मेरा टैक्स लग रहा नहीं है। तो उसको एड्रेस करने के लिए एक्शन प्लान 4 लाया गया, ठीक है। तो ओईसीडी ने क्या रिकमेंडेशन दिया, मीटिंग में क्या रिकमेंडेशन आई गई, मीटिंग में ये रिकमेंडेशन आई गई कि भाई जो भी आपका इंटरेस्ट का खर्चा है ना, जो भी आपका इंटरेस्ट का खर्चा है उस पर क्या करो, लिमिटेशन लगा दो। तो इंडिया में क्या इंट्रोड्यूस हुआ, इंडिया में 94 भी इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें हमने क्या करा, 30% ऑफ एबिटा तक लिमिटेशन लगा दी। अच्छा देखो एक्शन प्लान 5 क्या कहता है, एक्शन प्लान 5 कहता है कि हम काउंटर करेंगे हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस। अब देखो आपने पीजीबी में सेक्शन पढ़ा होगा, सेक्शन 115 बीबीएफ, जो ये कहता है कि आपकी जो रॉयल्टी इनकम है उस पर 10% टैक्स लगेगा। तो देखो सरकार ये कहती है, अपना जो ओईसीडी का रिकमेंडेशन है वो ये कहता है कि भाई आप जो है किसी पर्सन को कंसेशन रेट ऑफ टैक्स दोगे, बट कंडीशन ये है कि सब्सटेंशियल आर एंड डी कहाँ पे होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। देखो इनकम फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल इन द जुरिडिक्शन जहाँ पर सब्सटेंशियल आर एंड डी एक्टिविटीज आर टेकन। तो भाई मैंने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाई किसने, रोहन ने, मुझे उसकी क्या हो रही है, रॉयल्टी इनकम हो रही है। अच्छा इंडिया में मुझे तो उस पर 10% टैक्स पे करना है अंडर 115 बीबीएफ। सरकार ये कहती है कि भाई ठीक है हम आपको जो है क्या करेंगे, हम आपकी जो इनकम टैक्सेबल करेंगे, हम आपकी इनकम टैक्सेबल करेंगे उस जुरिडिक्शन में
जहाँ पर क्या है सब्सटेंशियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ है। तो इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बनाने के लिए मैंने जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर इंडिया में करा था तो टैक्सेबल कहाँ पर होगा, टैक्सेबल जो होगा इंडिया के अंदर होगा। इसी तरह से बेनिफिट ऑफ लो टैक्स रेट, मतलब इंडिया में जो है रॉयल्टी इनकम 115 बीबीएफ वाली आपको पता होगी 10% टैक्सेबल होती है। तो बेनिफिट दिया जाएगा आपको लो टैक्स का ओनली इफ द मेजॉरिटी ऑफ R&D एक्सपेंस या फिर वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज इनकर्ड इन दैट कंट्री। मतलब बेसिकली इंडिया में आपकी जो है इनकम टैक्सेबल होगी 10% से, बट कंडीशन ये है कि भाई मेजॉरिटी R&D खर्चा आपने कहाँ करा है, इंडिया में करा है। तो अगर आपने ध्यान से 115 बीबीएफ वाला सेक्शन पढ़ा होगा तो आपको एक चीज़ पता होगी कि भाई उधर आपको जो है 10% का खर्चा 10% की इनकम पे आपको टैक्स पे करना होता है। तो जो भी आपकी इनकम हुई है उस पर आपको 10% टैक्स पे करना होता है। उधर एक कंडीशन है, उधर ये कंडीशन है कि एटलीस्ट 75% खर्चा आपने कहाँ करा है, इंडिया में करा है। तो देखो इंडिया ने क्या करा है, 115 बीबीएफ को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो अपन ने ये देख लिया कि भाई अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसका टैक्स कहाँ लगेगा, उस कंट्री में लगेगा जहाँ पर सब्सटेंशियल R&D हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको लो टैक्स रेट लेना है तो आपकी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि भाई मेजॉरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा कहाँ पर हुआ है, मेजॉरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा आपने उसी कंट्री के अंदर करा है। इसी तरह से एक्शन प्लान 6 बताता है कि भाई आप जो है DTW को अब्यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्शन प्लान 6 के थ्रू प्रिवेंट करेंगे TT का अब्यूज या TT का शॉपिंग। अच्छा मतलब देखो समझो, इंडिया ने जो है मलेशिया के साथ एक अग्रीमेंट करा, कि भाई मलेशिया के रेसिडेंट को अगर कोई रॉयल्टी इनकम हो रही है तो उस पर मलेशिया में टैक्स लगेगा नहीं, ठीक है। उसमें मलेशिया में टैक्स लगेगा नहीं। या फिर हो सकता है ऐसा कह दे कि भाई मलेशिया के रेसिडेंट को कोई अगर इनकम मिल रही है, अगर कोई इनकम मिली है तो इंडिया में टैक्स लगेगा नहीं और मलेशिया में मिनिमम 5% टैक्स लगेगा। कंडीशन किसके लिए थी कि भाई कोई बंदा मलेशिया का रेसिडेंट है लेकिन कोई जॉन करके आदमी आता है और वो क्या कर लेता है, इस TT का बेनिफिट ले लेता है, वो करता है इस TT का बेनिफिट ले लेता है। तो सरकार ये कहती है कि भाई देखो, जॉन को ये कहा कि भाई देख, हमने जो TT एंटर करी थी ना, किसके लिए एंटर करी थी, इंडिया और मलेशिया के बीच में। इसका मतलब ये है कि भाई बेनिफिट कौन उठा सकते हैं, इंडिया के रेसिडेंट और मलेशिया के रेसिडेंट। तू कहाँ से आ गया बीच में। तो पहले क्या कर रहे थे ऐसे लोग क्या कर रहे थे, इस TT का अब्यूज कर रहे थे। तो जब अपन DTW वाला चैप्टर देख रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपको DTW का बेनिफिट लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, TRC लानी पड़ेगी, टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। तो ये जो जॉन है ये क्या करेगा, इसको जॉन को जो है इंडिया को देना पड़ेगा, क्या इस जॉन को इंडिया को देना पड़ेगा टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट ऑफ मलेशिया। अब मुझे एक चीज बताओ, ये बंदा तो रेसिडेंट है ही नहीं तो इसको TRC मिल ही नहीं सकती, तो इसलिए TRC का कॉन्सेप्ट आया था। लॉजिकली समझ पा रहे हो। तो देखो देखो पहले क्या हो रहा था कि आप बेनिफिट ले रहे थे ऑफ अदर कंट्री का TT विच इज नॉट मेड फॉर दैट पर्सन, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे एज पर एक्शन प्लान 6। कैसे बेनिफिट प्रिवेंट करेंगे, देखो एक होता है लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट। अच्छा लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट का मतलब क्या है कि भाई अपन ने अभी देखा ये मलेशिया है, ये इंडिया है, ये जॉन करके बंदा है। ये जॉन ने कोई रॉयल्टी इनकम कमाई, ये कहता है कि भाई मैं तो मलेशिया का रेसिडेंट हूँ, तो हम कहेंगे ऐसे कैसे है, LOB टेस्ट, लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट। तो सवाल ये आता है कि भाई जॉन को बेनिफिट कब मिले, तो अगर वो लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट की कुछ कंडीशन को फुलफिल करेगा। जैसे एक कंडीशन ये हो सकती है, ये हो सकती है कि भाई जो जॉन ने क्या करी है, रॉयल्टी की इनकम कमाई है, जो जॉन ने रॉयल्टी की इनकम कमाई है वो उसके लिए जॉन को जो है मलेशिया में कम से कम 180 दिन रहना होगा, ठीक है। तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट का मतलब ये है कि भाई हम जो बेनिफिट है उस पर लिमिटेशन लगा रहे हैं कि अगर जॉन इस क्या करना चाहता है, इस रॉयल्टी इनकम को क्लेम करना चाहता है तो उसको जो है ये वाली फुल कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा। तो हमने क्या बोला कि भाई हम TT अब्यूज को प्रिवेंट करना चाह रहे थे, तो उसके लिए हमने क्या लिया है, एक LOB रूल लिया है कि अगर आप जो है इस बेनिफिट को क्या कर रहे हो, सॉरी इस लिमिटेशन को फुलफिल कर रहे हो तो ही हम आपको बेनिफिट देंगे। इसका मतलब क्या है कि भाई हम बेनिफिट पे हमने क्या करा, लिमिटेशन लगा दिया कि जो जो बंदा इस LOB रूल की कंडीशन को फुलफिल करेगा उसी को क्या मिला जाएगा, उसी को बेनिफिट दिया जाएगा। एक होता है प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट, एक होता है क्या, प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। क्या मतलब है, देखो ये इंडिया है, ये सिंगापुर है, ये मलेशिया है। इंडिया और सिंगापुर के बीच में क्या हुआ, एक अग्रीमेंट हुआ कि भाई अगर कोई बंदा क्या कर रहा है, सिंगापुर में बिजनेस कर रहा है, अगर कोई सिंगापुर में बिजनेस कर रहा है, ठीक है, और इंडिया से वो पैसा कमा रहा है, तो सिंगापुर में जो है उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, इंडिया में बहुत मिनिमम टैक्स लगेगा। ये कोई एक कंपनी है मलेशिया वाली, उसने क्या करा, सिंगापुर में एक ऑफिस खोल लिया और अपने ये दिखाया कि भाई बिजनेस कहाँ से हो रहे हैं, सिंगापुर से हो रहे हैं। तो PPT रूल ये कहता है, प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट ये कहता है कि भाई आप जो है सिंगापुर में आए हो तो क्यों आए हो। हम ये चेक करेंगे कि भाई आप सिंगापुर में क्यों आए हो, क्या आप बहुत सालों से इधर बिजनेस कर रहे थे या फिर आपने जो एक डमी ऑफिस खोल के जो है TT का बेनिफिट लेना चाह रहे हो। तो PPT क्या कहता है कि भाई अगर आप इस कंट्री में आए हो, अगर आप DTW का बेनिफिट ले रहे हो, इस कंट्री में आए हो तो क्यों आए हो, हम वो चेक करेंगे। इतनी बात समझ में आई। तो एक्शन प्लान 6 क्या होता है, एक्शन प्लान 6 होता है कि भाई हम TT अब्यूज को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। कैसे प्रिवेंट करेंगे, LOB रूल ले आएंगे, लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट, कि भाई हम बेनिफिट का हम जो है क्या करेंगे, ये जो बेनिफिट है इसका लिमिटेशन लगा देते हैं कि भाई अगर कोई बंदा इस कंडीशन को फुलफिल कराए तो ही उसको बेनिफिट मिलेगा, अगर आप उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो तो आपको जो है बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो LOB रूल समझ में आया। इसी तरह से होता है PPT रूल। PPT रूल क्या कहता है कि अगर आप सिंगापुर में आए हो,
सिंगापुर से बिजनेस कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, आपका पर्पस क्या था, टीटी अब्यूज करने का पर्पस था क्या, अगर हाँ तो फिर हम जो है आपको बेनिफिट नहीं देंगे। तो देखो आर्टिकल सॉरी एक्शन प्लान 6 में क्या दिख रखा है, एक्शन प्लान 6 में लिख रखा है कि भाई जो टीटी है ना, टीटी डबल टैक्स को अवॉइड करने के लिए है, मिसयूज करने के लिए नहीं है, टीटी शॉपिंग करने के लिए नहीं है। तो देखो इंडिया और सिंगापुर टीटी में क्या दे रखा है, इंडिया और सिंगापुर टीटी में पीपीटी रूल है कि भाई अगर आप अपने ट्रांजेक्शन को दिखा रहे हो कि भाई आपने सिंगापुर से ट्रांजेक्शन करें तो क्यों करें, भाई आपका पर्पस क्या था, हम पर्पस चेक करेंगे। अच्छा एक्शन प्लान 7 देखना, एक्शन प्लान 7 क्या कहता है, प्रिवेंशन ऑफ आर्टिफिशियल अवॉइडेंस ऑफ पी। अच्छा अपन ने क्या पढ़ रखा था, अपन ने जो है अभी देखा था आर्टिकल्स में कि भाई अगर इंडिया में आपका क्या है प्रिपरेटरी या फिर ऑक्सिलरी ऑफिस है, या फिर आप क्या कर रहे हो ऑफिस से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, तो उसको पी नहीं माना जाता, उसको पी नहीं माना जाता। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमको ये चेक करना है कि भाई आपके इंडिया में जो भी ऑफिस हैं, आपके इंडिया में जो भी ब्रांचेस हैं, उन सबको हम एग्रीगेट करके देखेंगे, उन सबको एग्रीगेट करके देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि क्या ये पी की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है क्या। तो हमें जो है बेसिकली एक पर्टिकुलर ब्रांच के लिए नहीं देखना, हमें तो ये देखना है कि भाई किसी पर्टिकुलर एनआर का इंडिया के अंदर जितने भी ब्रांचेस हैं जो क्या है फ्रेगमेंटेड हैं, फ्रेगमेंटेड है का मतलब क्या है कि भाई अलग अलग है, भाई एक ब्रांच कहाँ पर है दिल्ली में है, एक ब्रांच कहाँ पर है चेन्नई में है, एक कहाँ पर है मुंबई में है, एक कहाँ पर है गुजरात में है। तो हम सारी ब्रांचेस को मिला के ये देखेंगे कि भाई आप पी की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो क्या, अगर कर रहे हो तो फिर हम आपका क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। देखो क्या देखा, प्रिवेंशन ऑफ आर्टिफिशियल अवॉइडेंस ऑफ पी स्टेटस, आप क्या कर रहे थे, पी स्टेटस से बचने के लिए अलग अलग ऑफिस खोल रहे थे, पी के स्टेटस बचने के लिए इंडिया में अलग अलग ऑफिस खोल रहे थे और अलग अलग ऑफिस में अलग अलग एक्टिविटीज हो रही थी। तो हम क्या करेंगे, सबको कंबाइन करके देखेंगे और सबको कंबाइन करने के बाद अगर आप पी की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हो तो फिर हम क्या मान लेंगे, आपकी पी मान लेंगे। तो हमने क्या लिखा है, एंटी फ्रेगमेंटेशन रूल, आप क्या कर रहे थे पहले फ्रेगमेंट कर रहे थे अपने ऑफिस को, हमने क्या करा एंटी फ्रेगमेंटेशन रूल लिया है, हम एग्रीगेट करेंगे सारी एक्टिविटीज को, एग्रीगेट करेंगे ऑल द एक्टिविटीज कैरिड ऑन बाय द एंटरप्राइज टू डिफरेंट ऑफिसेस, सारी एक्टिविटीज को एग्रीगेट करा जाएगा। एक्शन प्लान 8 एंड 10 क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए हाई रिस्क ट्रांजेक्शन, अपन ने पूरा देख लिया, ट्रांसफर प्राइसिंग का पूरा चैप्टर देखा था। तो ट्रांसफर प्राइसिंग के पूरे चैप्टर में अपन ने देखा था कि भाई अपन क्या करेंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग की वजह से जो भी आप क्या कर रहे हो आर्म रेट पास ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो उसको अपन ठीक करेंगे। रिलेटिंग टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफ इंटेंजिबल्स, हाउ टू अलोकेट रिस्क एंड रिटर्न फॉर कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन रेशियो, ये अपन ने पूरे ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में देखा था। लिमिटेशन ऑफ सर्टेन इंटरग्रुप सर्विसेज बिटवीन एसोसिएटेड एंटरप्राइज, ठीक है, तो अपन ने ट्रांसफर प्राइसिंग का पूरा चैप्टर जो देखा था, ट्रांसफर प्राइसिंग का पूरा चैप्टर जो देखा था किससे बेस्ड है, एक्शन प्लान 8 और 10 पे बेस्ड है। ओईसीडी का रिकमेंडेशन क्या है, देखो ओईसीडी का रिकमेंडेशन है कि भाई रिस्क एंड रिटर्न अलोकेट करेंगे बिटवीन बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी। तो अपने उधर बहुत सारे ट्रांजेक्शन देखे ना, कप मेथड देखा था, इस तरह से बहुत अलग अलग मेथड थे। तो वो जो अपना पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर था वो किस पे बेस्ड था, वो बेसिकली बेस्ड था एक्शन प्लान 8 और 10 से, 8 9 10 से। अब बात करते हैं अपन एक्शन प्लान 11 की, हम क्या करेंगे, एक्शन प्लान 11 है कि भाई हम वेब्स को मॉनिटर करेंगे, हम वेब्स को मॉनिटर करेंगे, वेब्स को मॉनिटर करेंगे। तो कोई बंदा अगर क्या कर रहा है ऐसी टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजी कर रहा है तो हम उसको मॉनिटर करेंगे। इंडिकेटर्स क्या है वेब्स के, देखो किसी कंट्री का प्रॉफिट रेट इन लो टैक्स रेट, इन लो टैक्स रेट कंट्री इज हायर देन द इज हायर देयर ग्रुप एवरेज प्रॉफिट वर्ल्ड वाइड, क्या मतलब है, किसी कंट्री का जो प्रॉफिट है वो लो टैक्स कंट्री, मतलब जैसा एज्यूम करो ये दुबई है और ये इंडिया है, दुबई में उसका प्रॉफिट आ रहा है 1000 रुपये, इंडिया में उसका प्रॉफिट आ रहा है 100 रुपये। तो हम ये देखेंगे कि भाई किसी कंपनी का प्रॉफिट लो टैक्स रेट वाली कंट्री में ज़्यादा है और हाई टैक्स रेट वाली कंट्री में कम है, तो इसका मतलब ये कि भाई वो कुछ तो कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो प्रॉफिट रेट ऑफ एमएनई मल्टीनेशनल एंटरप्राइज इन लो टैक्स रेट कंट्री इज हायर देन देयर ग्रुप एवरेज वर्ल्ड वाइड प्रॉफिट रेट, ठीक है। अच्छा इफेक्टिव टैक्स रेट पेड बाय द एमएनई इज लोअर देन द टैक्स पेड बाय द डोमेस्टिक कंपनी, हो सकता है इंडिया में वो क्या कर रहा है, इंडिया में कोई कंपनी टैक्स पे करती है 30%, लेकिन फॉरेन कंपनी जो इंडिया में आ रही है, फॉरेन कंट्री में जो इंडिया में आ रही है उसका पूरी कंट्री का पूरे वर्ल्ड में मिला के उसका टैक्स बनता है फॉर एग्जाम्पल 10%। इसका मतलब ये है कि भाई ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा है जब तो इसका टैक्स रेट 10% आ रहा है। तो इफेक्टिव टैक्स रेट पेड बाय द एमएनई इज लोअर देन द टैक्स पेड बाय द डोमेस्टिक एंटिटी। या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजिंगली कंसंट्रेटेड, भाई आप जो है सारे इन्वेस्टमेंट दुबई में करते हो, भाई क्यों करते हो दुबई में, क्योंकि दुबई में क्या है टैक्स लगता नहीं है, इसका मतलब ये कि भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो। लोकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी एंड प्रॉफिट टैक्सेबिलिटी इज डिफरेंट, ठीक है, तो अपने गार वाले चैप्टर में देखा था, बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे भाई आप क्या करते हो लोकेशन को डिफरेंट कर देते हो, प्रॉफिट अलग से दिखाते हो। तो लोकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी एंड प्रॉफिट टैक्सेबिलिटी इज डिफरेंट का मतलब ये है कि भाई आप क्या करो वेब्स एम्प्लॉय कर रहे हो। रॉयल्टी रिसीव्ड बाय एंटिटीज इन लो टैक्स कंट्रीज इज 3% ऑफ द टोटल रॉयल्टी, क्या बोल रहा है, रॉयल्टी रिसीव करिए बाय एंटिटीज लोकेटेड इन द लो टैक्स कंट्री इज अप इज 3% ऑफ द टोटल रॉयल्टी, तो भी हम मानेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि भाई हम क्या करेंगे, हम जो है बेसिकली प्रिवेंट करेंगे इस चीज़ को। अच्छा आपने जो है उधार ले रखा है वो ऐसी कंट्री से, आपने जो है उधार ले रखा है ऐसी कंट्री से जहाँ पर टैक्स लगता नहीं है, अच्छा
अब देखो क्या देखा है, डेट फ्रॉम बोथ रिलेटेड या फिर थर्ड पार्टी इज मोर कंसंट्रेटेड इन हाई टैक्स कंट्री, मतलब जहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है वहाँ पर आपने क्या कर लिया, बहुत ज़्यादा लोन उठा लिए। इंडिया में बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, इंडिया में बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, तो आपने क्या करा, बहुत सारे लोन उठा लिए। इसकी वजह से वो क्या रहा होगा कि आप जो ब्याज पे कर रहे हो, आप जो ब्याज पे कर रहे हो उसका आप जो है डायरेक्शन ले रहे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 6 इंडिकेटर्स ऑफ वेब्स, आपसे एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है 5 नंबर के लिए, ठीक है। तो 5 इंडिकेटर्स आपको लिखे आने पड़ेंगे। वेब्स के क्या क्या इंडिकेटर है मैंने आपको बता दिया। वेब्स का मतलब क्या होता है, वेब्स का मतलब होता है टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज। आप ऐसी स्ट्रेटेजी को क्या कर रहे हो, एम्प्लॉय कर रहे हो, डिप्लॉय कर रहे हो, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, एक्सप्लॉइट करोगे गैप इन द टैक्स स्टेटमेंट ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शन इन द 2 डिफरेंट कंट्रीज। इजी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्या दे रखा है, डिस्क्लोजर ऑफ अग्रेसिव टैक्स प्लानिंग अरेंजमेंट्स। तो बेसिकली एक्शन प्लान वाली ये कहता है कि भाई जो भी कंट्रीज है वो क्या करेगी, जस्ट अ सेकेंड, जो भी कंट्रीज है वो बेसिकली क्या करेगी, डिस्क्लोज करेगी एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग अरेंजमेंट को, ताकि सामने वाली कंट्री को भी पता चल सके भाई इंडिया इंडिया अपनी नॉलेज दूसरे के साथ शेयर करेगी, ताकि सामने वाली कंट्री को भी पता चल सके कि अच्छा इस तरह से भी लोग जो है टोपी बनाते हैं। तो ओईसीडी का रिकमेंडेशन क्या है, ओईसीडी बोले तो ओईसीडी ने मीटिंग बिठाई थी और मीटिंग का रिकमेंडेशन क्या निकल के आया था, इंक्लूड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इन टैक्स लॉस टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, आपको जो है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी देनी पड़ेगी सारी की सारी। मैंने आपको बताया कि भाई क्या बोल रही है, डिस्क्लोजर ऑफ एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग अग्रीमेंट या फिर अरेंजमेंट। आपको जो है क्या करना पड़ेगा, आपको जो है बताना पड़ेगा कि भाई देखो इस तरह से क्या हो सकता है, इस तरह से गड़बड़ी हो सकती है, तो सामने वाली कंट्री को भी पता चलेगा अच्छा इस तरह से भी गड़बड़ी हो सकती है, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा, इंक्लूड करेंगे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इन द टैक्स लॉस टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। का मतलब क्या है भाई, आपने ये देखा होगा कि भाई आपने जो जैसे स्टेट ऑडिट करी होगी आपने, तो स्टेट ऑडिट के अंदर बहुत सारे डिस्क्लोजर्स मांगता है ना, वो नोट्स टू अकाउंट हो गए, उसके अलावा बहुत सारे डिस्क्लोजर्स मांगता है। तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की वजह से जो है टैक्स अथॉरिटी को पता चल पाएगा, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की वजह से टैक्स अथॉरिटी को पता चल पाएगा कि भाई ये बंदा क्या क्या ट्रांजेक्शन कर रहा है। तो सरकार ने कहा, जो अपना ओईसीडी ने रिकमेंडेशन दिया कि भाई सारी कंट्री क्या करेगी, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। कि भाई कोई भी बंदा अगर फॉर एग्जांपल आईटीआर भरता है, तो आपने देखा होगा कि भाई जब आईटीआर आप भरते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो है क्या मांगती है आपकी सरकार, आपसे मांगती है, ताकि सरकार को जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए आपकी, ताकि सरकार को क्या मिल पाए, सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो ओईसीडी ने एक और रिकमेंडेशन करा कि भाई आप क्या करो, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स डालो इन द टैक्स लॉस टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। एक्शन प्लान 13 डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन, जो अपने पूरा ट्रांसफर प्राइसिंग में कवर कर रखा है, लोकल फाइल होती है, मास्टर फाइल होती है, सीबीसी रिपोर्ट होती है। जैसे इंडिया में 92D एंड 286 जो अपने ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर में पूरा डिटेल में कवर कर रखा है। इसके अलावा एक्शन प्लान 14 होता है मेकिंग डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मोर इफेक्टिव। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि भाई अगर किसी भी चीज़ का कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको किस तरह से रिजोल्व करा जाएगा। तो देखो क्या दे रखा है, ओईसीडी का क्या रिकमेंडेशन है, मिनिमाइज रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी एंड अनइंटेंडेड डबल टैक्सेशन। हम क्या करेंगे, रिस्क को मिनिमाइज करेंगे। हम क्या करेंगे, रिस्क को मिनिमाइज करेंगे, किसके रिस्क को, अनइंटेंडेड डबल टैक्सेशन, कि भाई कंट्री में या फिर डीटीडब्ल्यू की वजह से कोई इनकम दो दो बार टैक्सेबल नहीं हो रही है, तो अनइंटेंडेड डबल टैक्सेशन को मिनिमाइज करेंगे। कैसे मिनिमाइज करेंगे, हम टैक्स सिटी को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करेंगे। अगर कोई डिस्प्यूट होते हैं तो उसका क्या होगा, टाइमली रिजोल्यूशन करा जाएगा थ्रू म्यूचुअल अग्रीमेंट प्रोसीजर, इजी। अब देखो क्या देखा है, डेवलपिंग एमएलआई। एमएलआई का मतलब क्या है समझना। अपन ने क्या करा, अपन ने जो है एक टैक्स सिटी बना दी, डीटीडब्ल्यू बना दिया, अपन एक टैक्स सिटी बना दी, डीटीडब्ल्यू बना दी, सारी कंट्रीज ने इसमें साइन कर दिया, इंडिया, यूएसए, पाकिस्तान, फलाना ढिंकाना। इतनी कहानी समझ में आ गई। जैसे रोहन गर्ग है, रोहन गर्ग ने क्या करा, एक बहुत खतरनाक टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी ढूंढी जो इस डिटेल में कवर ही नहीं है। ठीक है, जो इस डिटेल में कवर नहीं है। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, उस केस में बेसिकली होगा ये कि जो ये ओईसीडी है, ओईसीडी है, ओईसीडी क्या बोलेगी, ओईसीडी जो है एक एमएलआई बनाएगी, मल्टीलेटरल अग्रीमेंट, एमएलआई। इसमें बता देगी भाई देखो रोहन ने ये कांड करा है, हम इस चीज़ को भी एडजस्ट करना चाहते हैं, आपकी सहमति है क्या, आप सारी कंट्री जो है इस पर साइन कर देगी। तो एक चीज़ बताओ कि भाई देखो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ डीडब्ल्यू कर रखा है, इंडिया ने किसी यूएसए के साथ डीडब्ल्यू कर रखा है, इंडिया ने क्या कर रखा है, सिंगापुर के साथ डीडब्ल्यू कर रखा है। रोहन एक ऐसी स्ट्रेटेजी निकाली जो एड्रेस ही नहीं हुई थी कभी, तो एक तो चीज़ हो सकती है कि भाई मैं सारी जो है डीडब्ल्यू सारी टीटीएस को बदलूं, और एक चीज़ क्या हो सकती है कि भाई अपन क्या करें, एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बनाए जिसका नाम देंगे एमएलआई, और उसमें हम लिख देंगे कि भाई देखो एक नई टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी रोहन ने इंप्लॉय करी है, हम इसको एड्रेस करना चाहते हैं, इसको आप जो है सब की सब अपनी डीडब्ल्यू में इंक्लूड कर दो, क्या आप सहमत हो। सारी कंट्रीज बोल देगी हाँ, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये टीटीस क्या हो जाएगी, अमेंड हो जाएगी। तो एक तो चीज़ हो सकती है कि भाई मैनुअली मैं सारी टीटीस को बदलूं, एक हो सकता है कि भाई मैंने एक सेपरेट डॉक्यूमेंट साइन करा, सारी कंट्रीज ने उसमें साइन कर दिया, और वो क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सारी टीटीस जो है क्या हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी।
तो क्या देखा है, हम क्या करेंगे, एमएलआई को डेवलप करेंगे विच कंटेन्स ऑल द चेंजेस या अमेंडमेंट्स इन द टेक्स्ट लॉज एंड टीटीज। अगर मुझे क्या करना है, टीटी में कोई चेंज करना है, जब टेक्स्ट लॉ में कोई चेंज हुआ है उसकी वजह से हमें क्या करना है, बेसिकली टीटी को चेंज करना है, तो अपन क्या कर सकते हैं, एमएलआई के थ्रू कर सकते हैं। अब अपने दो एक्शन प्लान बचे हैं, वो देख लेते हैं। एक है एक्शन प्लान 2, एक्शन प्लान 2 हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। देखो क्या दे रखा है, पढ़ना। अरेंजमेंट दैट एक्सप्लॉइट्स डिफरेंस इन टेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ एन एंटिटी और एन इंस्ट्रूमेंट अंडर टू टेक्स्ट जुरिस्डिक्शन टू अचीव डबल नोटिफिकेशन। समझना, ये इंडिया है और ये क्या है, मलेशिया, या फिर सिंगापुर ले लेते हैं इसको, सिंगापुर। अच्छा, इंडिया में आपने देख रखा होगा कि भाई बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स को आप क्या करते हो, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्लेम करते हो। आपने जो है क्या देखा था, इंडिया में बहुत सी चीजें पढ़ रखी है। इंडिया में बहुत सी चीजें होती है कि भाई अगर आपने प्रेफरेंसेस को इशू करा है तो क्या होता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी मान ली जाती है, कुछ कंडीशन फुलफिल होती है तो। ठीक है, अब देखना इंडिया ने क्या करा। इंडिया ने कोई प्रेफरेंशियल इशू करे, इंडिया ने जो है बेसिकली प्रेफरेंशियल इशू करे। अच्छा, सिंगापुर के लॉज इस प्रेफरेंशियल को क्या मानते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी मानते हैं। जब इस प्रेफरेंस शेयर पे क्या दिया गया, जब इस प्रेफरेंस शेयर पे बेसिकली डिविडेंड दिया गया, तो सिंगापुर ने क्या करा, सिंगापुर ने उसका इंटरेस्ट क्लेम कर लिया एज अ डिडक्शन, एज अ एक्सपेंस मानते हो, क्योंकि फाइनेंशियल लायबिलिटी बोले तो आप उसका क्या कर सकते हो, इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हो। इनकम टैक्स एक्ट में ये कह रखा है कि जो प्रेफरेंस शेयर पे आपको डिविडेंड मिला है ये एग्जेम्प्ट है। ठीक है, तो बेसिकली अब क्या हुआ, अब ऐसा हुआ कि भाई देखो दो दो जगह बेनिफिट मिल गया, इस इंस्ट्रूमेंट पे दो दो जगह बेनिफिट मिल गया। तो देखो मैं आपको क्या बोल रहा था कि भाई देखो दो दो जगह बेनिफिट मिल गया। कैसे दो दो जगह बेनिफिट मिल गया, सिंगापुर में आपने जो है इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लिया और इंडिया में वो डिविडेंड टैक्सेबल हो ही नहीं रही है। तो सरकार ने कहा कि भाई इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। अब पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, किसी कोई ऐसा अरेंजमेंट जो एक्सप्लॉइट कर रहा है डिफरेंस इन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एन एंटिटी या फिर इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसा अरेंजमेंट जो एक्सप्लॉइट कर रहा है डिफरेंस इन टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एंटिटी या फिर इंस्ट्रूमेंट। इधर अपने शेयर, अपने केस में क्या था, प्रेफरेंस शेयर था, ये इसको क्या मानता है, फाइनेंशियल लायबिलिटी मानता है, ये इसको क्या मानता है, शेयर मानता है। इधर क्या हुआ, इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी मानते हुए इंटरेस्ट का इसने डिडक्शन ले लिया। इधर क्या हुआ, शेयर मानते हुए, शेयर मानते हुए उसका डिविडेंड क्या है, एग्जाम अज्यूम करते हैं, इंडियन लॉज उसको एग्जाम करते हैं। तो बेसिकली कोई ऐसा अरेंजमेंट हुआ जो एक्सप्लॉइट कर रहा है, क्या एक्सप्लॉइट कर रहा है, डिफरेंस इन द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। तो दोनों के टैक्स ट्रीटमेंट अलग अलग ना, इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी मानते हुए इसका इंटरेस्ट अलाउ कर दिया जाएगा। इंडिया में क्या टैक्स ट्रीटमेंट हो रहा है इसका, इसको शेयर मानते हुए इसका डिविडेंड एग्जाम कर दिया जाएगा। तो किसी कोई आपने क्या करा है, इस तरह का अरेंजमेंट करा है, तो उसको हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। अब देखो क्या हो रहा है, डबल नॉन टैक्सेशन हो रहा है ना। प्रेफरेंस शेयर्स जैसे सिंगापुर में आपने क्या करा, इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लिया, तो उधर आपने अपनी इनकम कम वाली टैक्स कम पे करा। इंडिया में भी जो है डिविडेंड एग्जाम है तो टैक्स नहीं लग रहा, तो डबल क्या हो गया, नॉन टैक्सेशन हो गया। दोनों में से कोई भी कंट्री टैक्स नहीं लेती, तो उसको अपन क्या करेंगे, बेसिकली उसको बेसिकली अपन जो है अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अब देखो क्या देखा, इसी को अपन क्या कहते हैं, हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट। तो इसी के कुछ रिकमेंडेशन आए, एक मैंने आपको बताया क्या, एक मैंने आपको बताया रूल डिनाइंग एग्जेम्पशन और क्रेडिट फॉर फॉरेन अंडरलाइन टैक्स फॉर डिविडेंड्स दैट आर डिडक्टेबल बाय द पेयर। तो जो मैंने अभी आपको बताया वही ये दे रखा है कि भाई हमने कहा कि भाई आप एक जगह तो क्या कर रहे हो, एक जगह तो आपका डिविडेंड एग्जाम्प्ट हो गया और एक जगह बेसिकली आपने उसको इंटरेस्ट मानते हुए इसका एग्जाम्पशन ले लिया। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, एक चीज़ को डिनाई कर देंगे। हम बोलेंगे कि भाई दोनों में से एक चीज़ नहीं हो सकती, या तो इंडिया में टैक्सेबल होगा या फिर आप सिंगापुर में से उसका डायरेक्शन नहीं ले सकते। अब एक और चीज़ समझना कि जो ओईसी के रिकमेंडेशन आए थे ना, कि 4 रिकमेंडेशन ऐसे हैं जो सबसे खतरनाक है, 4 रिकमेंडेशन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर इसको अपन डिस्कस करने बैठ गए तो आपका जो है बेसिकली कम से कम आधा पौना घंटा खराब हो जाएगा। और इसके एग्जाम में आने की चांसेस हैं, एग्जाम में आने के चांसेस हैं 100 में से 1% या फिर 0.01% आप अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, ये एग्जाम में आने वाला आपका है नहीं, तो अपन रिवीजन के लिए स्कोर कर देते हैं, बिकॉज जो अपना रेगुलर बैच होगा, जो अपना फास्ट ट्रैक बैच होगा, उसमें तो ऑफकोर्स मुझे आपको जो है एग्जाम्पल डिटेल में समझाने ही पड़ेंगे। अभी जो रिवीजन लेक्चर है उसमें मैं आपको जो है आधा घंटा खराब करना नहीं चाहता, बिकॉज आप जो है डीटी जो है बहुत वास्ट है। ठीक है, इस चीज़ में अगर आपने आधा घंटा लगा दिया और आप बाकी सारी चीज़ें भूल गए तो ये आपके काम आएगी नहीं। तो इसलिए आप जो है इसको रट के जा सकते हो, इसको रट के जा सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि भाई एक्शन प्लान 2 में जो हाइब्रिड मिसमैच अरेंजमेंट होता है उसके लिए ओईसी के क्या रिकमेंडेशन है, 4 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत रेयर है, मैंने आपको बताया ना 0.1% या 0.01% चांसेस का आने के। इसलिए अपन इसको रिवीजन में फिलहाल स्किप कर रहे हैं। पूरे डीटी में जो भी अपन डेप्थ में मैंने आपको रिवीजन कराया है अभी तक, एक पहली बार एक ऐसी चीज़ है जो मैं आपको छुड़वा रहा हूँ, और छुड़वा इसलिए रहा हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता कि भाई आपका दिमाग घूम जाए। इनको आप पढ़ लोगे तो आपका दिमाग एकदम घूम जाएगा, इसलिए इसको रट के चले जाना। और अगर रट के नहीं भी जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में ये नहीं आने वाला, मैं गारंटी लेता हूँ। अच्छा, एक बार तो आएगा ऑफकोर्स, देखिए जिंदगी में हो सकता है कि 10-15 साल में एक बार आ जाए, पर ठीक है उसकी आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप रट के भी जाओगे तो भी आपका पर्पस सॉल्व हो सकता है। ठीक है,
इसलिए मैं आपका आधा घंटा खराब नहीं कर रहा, इसको अपन सिर्फ कर देते हैं, पढ़ के छोड़ देते हैं। एक मैंने आपको कराई दिया, एक मैंने आपको जो एग्जाम्पल कराई दिया, बाकी जो 3 एग्जाम्पल हैं वो थोड़े डिफिकल्ट हैं, ठीक है, इसलिए अपन इसको एक बार होल्ड कर देते हैं। पढ़ लो एक बार इसको, क्या देखा है। रूल डिनाइंग ट्रांसपेरेंसी टू एंटिटीज जहां पर एनआर इन्वेस्टर का रेसिडेंट कंट्री ट्रीट्स द एंटिटी एज ओपेक, रट लेना। रूल डिनाइंग एग्जेम्पशन या फिर क्रेडिट फॉर एफटीसी, फॉरेन टैक्स, फॉर अंडरलाइंग टैक्स फॉर डिविडेंड्स दैट आर डिडक्टेबल बाय द पेयर। रूल डिनाइंग एफटीसी फॉर विदहोल्डिंग टैक्स जहां पर टैक्स इज आल्सो क्रेडिटेड टू सम अदर एंटिटी, या अमेंडमेंट्स टू सीएफसी लोकल एट्रीब्यूटिंग लोकल शेयरहोल्डर्स इनकम ऑफ फॉरेन एंटिटीज दैट आर ट्रीटेड एज ट्रांसपेरेंट अंडर देयर लोकल लॉ। पढ़ के छोड़ दो, नहीं पढ़ा तो भूल जाओ, ठीक है, काम का नहीं है। अगर अपना रेगुलर, आप मेरे रेगुलर बैच के स्टूडेंट हो तो आपको मैंने डेप्थ में समझाया होगा, ये आपको उधर समझ में आता होगा। अगर आप पहली बार जो है इसका रिवीजन देख रहे हो मेरे पास, अब इसको छोड़ के जा सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रट के चले जाना, ठीक है, रट के चले जाना, बस बिल्कुल काम का नहीं है, मैंने आपको बता दिया, इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत रेयर हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई आपका आधा घंटा बचे और आधा घंटा आप जो है बाकी सब्जेक्ट में लगाओ या फिर डीटी के अदर प्रोविजंस को रिवाइज करने में लगाओ। इसको अपन एक बार होल्ड कर देते हैं। अब देखना सीएफसी क्या होता है, मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ एक क्विक एग्जाम्पल से। रोहन है, अच्छा रोहन ने क्या करा, दुबई में एक सब्सिडी बनाई, अपना पैसा जो है दुबई की सब्सिडी में इन्वेस्ट कर दिया। फिर रोहन ने क्या करा, रोहन ने जो है इस सब्सिडी में से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करे। अच्छा, जो रोहन है, रोहन क्या है, 100% शेयर होल्डर है इस सब्सिडी का। रोहन क्या है, 100% शेयर होल्डर है इस सब्सिडी का, ऑलराइट। रोहन ने अपना पैसा डाला सब्सिडी में, सब्सिडी ने जो है पैसा अलग अलग इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, उससे जो है उसको बहुत सारी इनकम हुई। इतनी कहानी समझ आ गई आपको। अच्छा, रोहन बोलता है कि भाई देखो मैं जो ये इनकम है ना, इसको अपने पास नहीं लेके आऊँगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, रोहन जो है इस सब्सिडी का क्या है, शेयर होल्डर है। अगर इनकम इसको अपने पास लानी होगी तो क्या होगा, ये जो सब्सिडी है डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो इसके पास इनकम आ जाएगी। जैसे ही इसने डिविडेंड डिक्लेयर करा, सारी की सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। इसने बोला एक काम करते हैं यार, इसने बोला एक काम करते हैं कि भाई अपन जो है ये पैसा सिंगापुर में डाल देते हैं, और सिंगापुर से इंडिया में कभी लाएंगे ही नहीं, कभी लाएंगे ही नहीं, ठीक है। अल्टीमेटली पैसा तो मेरा ही है ना, मैं इंडिया में नहीं लेके आऊँगा। अच्छा, अगर लेके आता इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, अगर मैं लेके आता इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो इंडिया में क्या हो जाता, इंडिया में वो चीज़ टैक्सेबल हो जाती एज अ डिविडेंड इनकम। तो उसने बोला मैं लेके आऊँगा ही नहीं। या फिर हो सकता है कि भाई इसने बोला कि भाई मैं क्या करता हूँ, इसको एज अ लोन दे देता हूँ, शेयर होल्डर को एज अ लोन दे देता हूँ। लेकिन अगर आप लोन दोगे, अगर आप लोन दोगे तो क्या होगा, 222 अट्रैक्ट हो जाएगा डिम डिविडेंड। तो इसने बोला कि यार एक काम करते हैं, मैं लेके ही नहीं आता हूँ, इसको उधर ही पड़ा रहने देते हैं, इसको उधर ही पड़ा रहने देते हैं। इससे इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है कि अगर ये लेके आता तो क्या होता, डिविडेंड इनकम पे इसको टैक्स पे करना पड़ता है, इंडियन गवर्नमेंट को डिविडेंड इनकम पे टैक्स मिलता। लेकिन ये तो कभी लेके ही नहीं आ रहा। तो सरकार ने क्या करा, सरकार ने जो है बेसिकली एक अमेंडमेंट लेके आई, सरकार ने जो है बोला कि भाई हम क्या करेंगे, इस एक्शन प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे। तो कंट्रोल फॉरेन कॉर्पोरेशन का मतलब क्या है कि भाई आपकी कोई फॉरेन कॉर्पोरेशन है, कोई फॉरेन सब्सिडी जो आपकी कंट्रोल में है, और आप क्या कर रहे हो, ऐसा कांड कर रहे हो जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। तो क्या रखा है, इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस इशू, इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस इशू, गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई अगर आपकी कोई फॉरेन कॉर्पोरेशन है, उससे आप बहुत पैसा कमा रहे हो और आप इंडिया में लेके नहीं आ रहे हो, इंडिया में लेके नहीं आ रहे हो, तो हम ये मानेंगे कि आप डीम्ड इंडिया में लेके आ गए और आपको उस पर टैक्स पे करना ही पड़ेगा। आप पढ़ो, देखो क्या दे रखा है, इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस इशू गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड लेजिस्लेशन बाय एलिमिनेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ डिफरल। डिफरल का मतलब ये है कि सरकार ने ये कहा कि भाई देखो हम आपके लाने का वेट नहीं करेंगे, हम तो ये मानेंगे कि भाई आप ऑलरेडी लेके आ चुके हो, डीम्ड रिपेट्रिएशन है और आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, एलिमिनेट कर दिया बेनिफिट्स ऑफ डिफरल बाय करंटली टैक्सिंग द इनकम इन द पेरेंट कंट्री। मतलब इंडिया में उस इनकम को टैक्सेबल कर दिया इवन व्हेन द इनकम हैज नॉट बीन रिपेट्रिएटेड और रेमिटेड टू द अदर कंट्री। मतलब आप इंडिया में लेके ही नहीं आए, फिर भी हम मान लेंगे कि आप इंडिया में लेके आ गए हो, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब लाओ नहीं लाओ उससे फर्क नहीं पड़ता, हमको तो टैक्स मिल गया। इन रूल्स को अपन क्या बोलते हैं, कंट्रोल सीएफसी रूल्स, कंट्रोल फॉरेन कॉर्पोरेशन रूल्स। इतनी कहानी आपको समझ में पूरी आ गई होगी। तो जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया ना, वो इधर मैंने क्या करा है, पॉइंट्स में लिख रखा है कि भाई ये जो एग्जांपल है इसको मैंने डिफरेंट पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया है, और लास्ट में मैंने आपको जो है कंक्लूजन दे दिया, ठीक है। तो अपना ये जो बिब्स है, बिब्स में जो एक्शन प्लान थे वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इन एक्शन प्लान को बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के याद करना मत। वो अल्टीमेटली देखो मैं जानता हूँ, मैं एक ऑल इंडिया रैंकर हूँ, मेरा ऑल इंडिया रैंक 5 आया हुआ है। एंड मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पर्सनली, तो आपके पास डीटी में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी सीए फाइनल में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, डीटी में ही इतने सारे प्रोविजन है कि भाई आप जो है एक एक चीज़ याद नहीं कर सकते। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या है, उसको आप पढ़ सकते हो। तो वेब्स में आपको देखो ध्यान रखना है कि भाई एक्शन प्लान 1 के ओईसीडी के रिकमेंडेशन क्या है, ठीक है। अच्छा, 6 इंडिकेटर्स ऑफ वेब्स एक्टिविटी पढ़ लेना, तो मैं आपको बता रहा हूँ एक्शन प्लान 1 के कुछ रिकमेंडेशन क्या है, ठीक है। 6 इंडिकेटर्स ऑफ वेब क्या जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो पढ़ लेना। इसके अलावा जो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताए उसको ध्यान रखना, आपको एटलीस्ट ये तो क्लिक हो जाएगा कि भाई आप क्या कर रहे हो, वेब्स की टेक्स्ट प्लानिंग स्ट्रेटजी कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ों को इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने आंसर्स में, ताकि उससे आपका टैक्स बच सके। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ऑल राइट गाइस, तो अपना फाइनली जो है वेब्स भी हो गया, ठीक है। अब अपन
रेस्ट लेते हैं। रेस्ट का मतलब ये है कि भाई अलविदा कहते हैं, अलविदा लेते हैं। आपका पूरा इंटरनेशनल टैक्सेशन जो है मैंने करा दिया है, इंटरनेशनल टैक्सेशन मैंने आपको करा दिया है पूरे डीटी में। पूरे जो डीटी का रिवीजन उसमें मैंने आपको 4 पॉइंट छुड़वाए हैं। 4 पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने आपको छुड़ा दिए बिकॉज वो रिवीजन के टाइम पे, ठीक है, रिवीजन के टाइम पे इतना ज़्यादा क्रूशियल नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने पूरा डीटी कवर करा है, पूरा डीटी कवर करा है ऑफकोर्स रिवीजन में। ऑलराइट गाइस, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड अपना जो मेरी वीडियो है उसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ऑलराइट गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सब अपने अटेम्प्ट में सीए बने। ऑलराइट गाइस, बाय बाय।